चलिए, आवाज जा रही पीछे तक। कल हम लोग सुखवाद पढ़ रहे थे। सुखवाद में आपने पढ़ा कि सुख का मायने क्या होता है, और फिर देखा कि सुखवाद के समर्थन के नैतिक तर्क कौन कौन से, सुख को नैतिक क्यों मानना चाहिए। और तीसरी बात जो आपने सीखी वो थी महत्वपूर्ण बात, सुखों में भेद की। देखा आपने कि दो तरह के सुख हैं। एक जिनको भोगने के लिए किसी तरह के परिष्करण की जरूरत नहीं होती। आप मनुष्य हैं, इतने मात्र से वो सुख आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे जब ज्ञान मीमांसा पढ़ाया था तो बताया था कि एक बच्चा है, उसने मिर्च का अचार खा लिया और उससे उसको दुख हुआ। अभी उसको ये पता भी नहीं है कि जिस चीज को उसने खाया उसको मिर्च कहते हैं, ये तीखी होती है, उसके बारे में कुछ नहीं जानता वो। लेकिन उसके बावजूद मनुष्य होने के कारण चूंकि उसके पास जीवा है, जीवा एक इंद्रिय है जो अच्छे और खराब, रुचिकर और अरुचिकर स्वाद के बारे में जानकारी देती है। तो उस बच्चे को मिर्च खाते ही उसके नाम ना पता होने के बावजूद, उसके बारे में विवरण ना पता होने के बावजूद, यह ज्ञान बिल्कुल भ्रम रहित तरीके से प्राप्त होता है कि ये खाने की चीज नहीं है, इसका स्वाद रुचिकर नहीं है। तो एक 6 महीने का बच्चा भी इंद्रिय सुखों को समझना शुरू कर देता है। बस उसके बड़े होने के क्रम में उसके उन्हीं सुखों को भोगने का दायरा बड़ा हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक बच्चे के तौर पर उत्पन्न हुआ मनुष्य जैसे शारीरिक सुखों को शुरू से भोगने की क्षमता रखता है या उनको जानता है, वैसे ही वयस्क होने पर सभी मनुष्य सामान्य रूप से, सार्वभौमिक रूप से मानसिक सुखों को भोगने की क्षमता भी समान रखें। शारीरिक सुख भोगने के लिए केवल वयस्क होते जाना पर्याप्त है। मानसिक सुख भोगने के लिए केवल वयस्क होते जाना पर्याप्त नहीं है। केवल सुखों का दायरा बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मानसिक परिष्करण की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी रुचि का विकास संगीत में नहीं किया गया, अगर आपको कला की समझ नहीं बनाई गई, अगर आप साहित्य पढ़ने के रुचि की तरफ या हॉबी आपने उसको डेवलप नहीं किया, तो आप इन सब सुखों से मनुष्य होने के बावजूद वंचित रहेंगे। तो एक सुख ऐसे हैं जिनके लिए आपको इफर्ट करना पड़ेगा, और जितना प्रयास आप करेंगे उतना आप अलग अलग तरह के सुखों को भोग पाएंगे। दो मनुष्यों में जिनमें हम प्रायः किसी मनुष्य को श्रेष्ठ कहते हैं, जिनकी पहचान समाज में बड़ी होती है, आप पाएंगे कौन से लोग हैं वो? संगीतकार हैं। बड़े संगीतकार, उनका सम्मान ज्यादा है। बड़े कलाकार, उनका सम्मान ज्यादा है। बड़े साहित्यकार, उनका सम्मान ज्यादा है। तो कौन से लोग हैं ये? ये वही लोग हैं जिन्होंने किसी एक क्षेत्र में मानसिक परिष्करण किया, और मानसिक परिष्करण के कारण उनको हम सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ मानते हैं। इसी आधार पर कल पढ़ा था कि सुखवाद में एक जो डिबेट है कि क्या सभी सुखों को समान गुणवत्ता का मानना चाहिए, उसके उत्तर में बेंथम का उत्तर तो है कि सभी मनुष्यों को, सभी सुखों को मात्रा में तो अलगाव होते हैं उनके सुखों के बीच में, लेकिन गुणवत्ता के संदर्भ में सबको समान मानना चाहिए। लेकिन मिल का कहना है कि अगर आप साहित्यकार को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हो, आप संगीतकार को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हो, आप लेखक को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हो,
आप बुद्धिजीवियों को श्रेष्ठ मानते हो, आप दार्शनिकों को श्रेष्ठ मानते हो, आप समाज सुधारकों को श्रेष्ठ मानते हो, तो इनकी श्रेष्ठता का आधार इनके सुखों की मात्रा से नहीं, गुणवत्ता से। क्योंकि प्रायः जीवन में कम सुख भोगते हैं, और कम सुख भोगने के बावजूद हम लोग क्या कहते हैं, समाज सुधारक जो है वो श्रेष्ठ है ना। और जिसका उदाहरण उसने लिया किसका, सुकरात। सुकरात श्रेष्ठ है, जबकि सुकरात सुखों के मामले में असंतुष्ट होने के बावजूद श्रेष्ठ। इसका मात्रा ही अगर हमारे जीवन में सुखों का एक मात्रा आधार रहा होता तो सुकरात के जीवन में सुखों की मात्रा कम है। और इससे मिल ने निष्कर्ष निकाला कि सुखों में केवल मात्रात्मक भेद नहीं होता, गुणात्मक भेद भी होता है। और इसी से उसने दावा किया कि हमको एक अच्छे जीवन की जो संकल्पना बनानी चाहिए, उस अच्छे जीवन की संकल्पना में मानसिक सुखों को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। मानसिक सुखों से परिचय प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, सुखों का डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, उनका विविधीकरण करना चाहिए। सवाल आया है यूपीएससी में, सद्जीवन की संकीर्ण अवधारणा ही नैतिक समस्याओं का मूल कारण है। सद्जीवन क्या होता है, अच्छा जीवन। सुखवादियों के अनुसार अच्छा जीवन कौन सा है, सुख वाला जीवन। अब सुख वाले जीवन में संकीर्ण जीवन कौन सा और व्यापक जीवन कौन सा है, जिसमें भौतिक सुख है वो कैसा है, संकीर्ण। क्यों, क्योंकि उसके सुखों का साझेदारी नहीं हो सकती, वो सुख समावेशी नहीं है, दीर्घजीवी नहीं, एक साथ बहुत लोग भोग, इसलिए संकीर्ण सुख है। तो सज्जीवन की कैसी अवधारणा है, आपका जीवन अच्छा होगा तो दूसरे का जीवन अच्छा होगा, गारंटी नहीं है। और अगर आपने सद्जीवन की व्यापक अवधारणा बनाई तो इसका मतलब है कि उसमें मानसिक सुखों की प्रमुखता होगी, मानसिक सुख ज्यादा होंगे। इस पढ़ाई से जो हमने कल की उससे बहुत सारे सवाल हल होंगे। पहला सवाल क्या हल होगा, सुखवादी होते हुए भी क्या मैं नैतिक जीवन जी सकता हूं। क्योंकि प्राय माना जाता है कि आप सुख के पीछे भागेंगे तो नैतिक जीवन नहीं जी पाएंगे। क्या उत्तर मिलेगा, हाँ, सुखवादी होते हुए भी आप नैतिक जीवन जी सकते हैं। दूसरा सवाल क्या, आप अपना नैतिक उत्थान क्यों करेंगे। नैतिक उत्थान किससे जुड़ा है, हमारे बौद्धिक विकास से, हमारी तार्किकता से ना, हमारे मूल्यों की तरफ जाने से। और तार्किकता से, बौद्धिकता से क्या आता है, मानसिक सुख। मूल्यों से क्या आता है, मानसिक सुख। सारे समाज सुधारकों को कौन सा सुख मिलता था, मानसिक। और हर समाज सुधारक के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई मूल्य। इसका मूल्यों से क्या आता है, मानसिक सुख। तो इसका मतलब है कि अगर मुझसे सवाल पूछा जाए कि आप अपने आप को नैतिक क्यों बनाएंगे, तो मैं क्या कहूंगा, मैं अपने आप को नैतिक इसलिए बनाऊंगा क्योंकि नैतिक बनने पर ही मेरे जीवन में सुख की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ती, या मात्रा नहीं कहें, सुखों की गुणवत्ता बढ़ती, विविधता ज्यादा होती है। और इंसान के तौर पर मैं क्या चाहूंगा कि मेरे जीवन में सुख बढ़े, बेहतर हो मेरा जीवन। इसलिए हम कह सकेंगे कि नैतिकता और मेरे सुख के पीछे जाने में कोई विरोधाभास। तो इस सवाल का भी जवाब आप इससे लिख सकेंगे। इस तरह के सवाल का भी जवाब दे सकेंगे कि आप भ्रष्टाचार क्यों नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार करने पर मेरा ज्यादा समय किस में जाएगा, शारीरिक सुखों में। और शारीरिक सुखों के तौर पर जितना मैं जाऊंगा उतना मेरे पास मानसिक परिष्करण का समय कम होता जाएगा। और मानसिक परिष्करण का समय कम होता जाएगा तो ज्यादा गुणवत्तापरक सुख मेरे जीवन में शामिल। इसलिए मुझे भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, या मैं नहीं करूंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार करने में मेरा नुकसान है। ठीक है। दूसरा क्या था, मानसिक सुख जुड़े हुए हमारे संवेदनशीलता से, समय से। जिनमें परिष्करण चाहिए आपको तब सुख मिलेगा, उसमें आपको समय देना पड़ेगा। रसगुल्ला खा के सुख लेने में कोई समय देने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंट है। लेकिन संगीत से सुख लेने के लिए, वो भी कर्नाटक शैली के संगीत से सुख लेने के लिए, पहले आपको कर्नाटक शैली का संगीत सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। उपन्यास पढ़ के सुख लेने के लिए, प्रेमचंद और जैनेन्द्र का, प्रभा खेतान का, इनका उपन्यास पढ़ के सुख लेने के लिए आपको पहले साहित्य का टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपने कक्षा 10-12 के बाद से ग्रेजुएशन में कभी उपन्यास नहीं पढ़ा तो आपकी रुचि उसमें नहीं बनेगी।
एक विद्यार्थी आपके बगल ही उसी कमरे में रहते हुए उपन्यास पढ़ता है और उसका खूब मन लगता है, और आप 5 पेज नहीं पढ़ पाते क्योंकि आपने उस पर समय नहीं दिया। अच्छा, समय कब आप दे पाएंगे? जब आप इच्छाएं अपनी कम करेंगे। इच्छाएं कम करेंगे तो कम क्रय शक्ति में इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और कम क्रय शक्ति में इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए समय देने की जरूरत, वही समय आप कहां लगा पाएंगे? वही समय आप लगा पाएंगे मानसिक परिष्करण में। तो आप मानसिक परिष्करण में जाएंगे तो आपको मानसिक सुखों की प्राप्ति होनी शुरू होगी। तो मैं भ्रष्टाचारी क्यों नहीं बनूंगा, मैं अनैतिक क्यों नहीं बनूंगा? क्योंकि अनैतिक बनने पर मैं क्रय शक्ति बढ़ाने की तरफ जाता हूं, केवल शारीरिक सुखों की तरफ जाता हूं। और शारीरिक सुख कैसे हैं? इच्छाओं पर टिके हुए हैं, शारीरिक इच्छाओं पर। शारीरिक इच्छाएं कैसी हैं? अनंत, ये कभी पूरी नहीं होंगी। परिणाम स्वरूप मैं एक ऐसी रेस में जाऊंगा जिसमें पूरा जीवन मेरा इन्हीं सुखों को प्राप्त करने में समाप्त हो जाएगा, और मनुष्य के तौर पर मैं अपना कोई परिष्करण नहीं कर पाऊंगा। अगर नेचर ने मुझे बौद्धिक बनाया और उससे बौद्धिक सुख मुझे मिलना चाहिए, नेचर ने मुझे संवेदनशील बनाया, संवेदनशीलता से, साहित्य से, कला से मुझे सुख मिलना चाहिए, तो मैं जब भौतिकवादी जीवन केवल जीता हूं, केवल अनंत इच्छाओं के पीछे भागता हूं, तो मैं अपनी संवेदनशीलता, बौद्धिकता, इन सब से मिलने वाले सुखों के पूरे डोमेन को खत्म कर देता हूं। इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपको एक उदाहरण दिया था पहले भी कि आपसे कोई कहे कि तुमको 10 लाख रुपया देंगे, अपनी दोनों आंख निकलवा दो, 15 लाख रुपया देंगे, दोनों हाथ कटवा दो। जिसे शोले में गब्बर मांगता है हाथ, वैसे आपसे कोई कह दे कि अपना हाथ कटवा दो, आप हाथ नहीं देते। लेकिन आपसे कोई कहता है कि 1 लाख रुपया घूस लो और बौद्धिकता छोड़ दो, 2 लाख रुपया लो, संवेदनशीलता छोड़ दो, तो क्या करते हैं आप? घूस लेने के बदले अपने तमाम इंटरनल ऑर्गन्स को, जो दिखाई नहीं देते, उनको त्याग देते हैं। तो मनुष्य के तौर पर एक व्यक्ति अगर हाथ पैर के साथ पैदा हो, आंख के साथ पैदा हो, और अपनी घूस लेने के लिए या भ्रष्टाचार करने के लिए आंख त्याग दे, हाथ त्याग दे, ऐसा तो आप उदाहरण नहीं पाते। लेकिन वही मनुष्य घूस लेने के लिए अपनी बौद्धिकता, संवेदनशीलता, तार्किकता, कलात्मकता, सब कुछ त्यागता चला जाता है। हम कहेंगे इसलिए भी हम भ्रष्टाचारी, अनैतिक नहीं बनेंगे, क्योंकि प्रकृति ने या नेचर ने हमको जितने संकाय दिए हैं मानव के तौर पर, उन संकायों को हमको अपने ऑर्गन की तरह समझना चाहिए, अंगों की तरह समझना चाहिए। और मैं किसी भी लाभ के लिए अपने ऑर्गन नहीं छोड़ सकता। इसलिए ये ऑर्गन्स क्या हैं? ये सारे ऑर्गन्स मानसिक सुखों की प्राप्ति के लिए बने हैं। इसलिए मैं अनैतिक नहीं बनूंगा, क्योंकि उस प्रक्रिया में जाने पर मुझे अपने बहुत सारे संकायों का त्याग करना पड़ता है। तो जो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि तुम अपने आप को नैतिक क्यों बनाओगे, कैसे बनाओगे, अपने आप को सत्यनिष्ठ क्यों बनाओगे, कैसे बनाओगे, तुम समाज सुधारकों और विचारकों से क्या सीखते हो, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे उतारोगे, उन सब सवालों में सुखवाद का आप ये जो सीखा है आपने, इसका जो आइडिया है उसको यूज करेंगे। आप कहेंगे हम नैतिक इसलिए बनाएंगे क्योंकि नैतिक बनने में ही हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, क्योंकि उसमें मानसिक सुख बढ़ेगा। पूछा जाएगा समाज सुधारकों से आप क्या सीखते हैं? आप कहेंगे समाज सुधारकों का भी जीवन गुणवत्ता परक जीवन है। और उनके जीवन की गुणवत्ता किस बात पर टिकी हुई है? उनके जीवन की गुणवत्ता मानसिक सुख पर टिकी हुई। तो इस तरह से आप यूपीएससी के सवालों में, जैसे आपने स्वार्थवाद से जैविक आंगिक एकता से सवाल हल किया था, वैसे सुखवाद में मानसिक सुख से आप सवाल हल करेंगे। ये दूसरा आइडिया है। एक आइडिया पहले पढ़ाया था आपको, कौन सा? कल्याण का। क्या बताया था? कि हमारे कई कल्याण है, भौतिक कल्याण है, आध्यात्मिक कल्याण है, सौंदर्यात्मक कल्याण है, बौद्धिक कल्याण है, सामाजिक कल्याण है। क्या कहा था? मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो उसका सामाजिक कल्याण होना चाहिए। बौद्धिक प्राणी है तो अगर आप अनैतिक बनते हैं तो क्या होता है? सिर्फ एक कल्याण होता है। नैतिक बनते हैं तो सारा कल्याण बनता है। ठीक है, तो ये जो 2-3 आइडिया है, 3 तरीके से नैतिक बनाने का आपने आइडिया सीख लिया है। एक कल्याण को व्यापक करने से,
दूसरा जैविक आंगिक एकता से, कि दूसरों के हित में ही मेरा हित निहित है। अगर हम अपने जीवन की अच्छाई चाहते हैं तो तभी वो होगा जब दूसरों का जीवन अच्छा होगा, दुनिया अच्छी होगी। और तीसरा आपने सीख लिया कि मैं इसलिए नैतिक बनूंगा क्योंकि इससे ज्यादा गुणवत्तापरक मानसिक सुख मेरे जीवन में शामिल हो पाते हैं। इन 3 आइडिया से आप अब जवाब दे पाएंगे कि मुझे नैतिक क्यों बनना चाहिए, उसकी प्रेरणा कहां से आएगी, या आपने आपको नैतिक क्यों बनाएंगे। अब आइए, ये बात कल आपको बताई, उसी बात को आपने समझा। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले ये भी कि लोग जब इतना गुणवत्तापरक सुख है ये, तो इसकी तरफ जाते क्यों नहीं, पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं जाते, तो आप बताएंगे सुख हमारे टेस्ट की तरह है। टेस्ट क्या होता है? आत्मनिष्ठ, सब्जेक्टिव। हम जो खाना खाते खाते बड़े होते हैं उस खाने को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसका टेस्ट डेवलप हो गया, दूसरे टेस्ट डेवलप। इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया की और भोजन खराब है, इसका मतलब हमारा टेस्ट बाकी भोजन का डेवलप नहीं हुआ क्योंकि हमको समान अनुभव दूसरे भोजनों का नहीं है। और एक खास तरह का टेस्ट डेवलप होने पर हमको उसी तरह के भोजन में सुख मिलता है। ठीक वैसे जब हम केवल भौतिकतावादी सुखों को भोगते भोगते बड़े होते हैं या समाज में उन्हीं सुखों की हमको आदत पड़ती है तो बौद्धिक सुखों के टेस्ट का विकास नहीं हो पाता और परिणाम स्वरूप हम इन सुखों को अपने जीवन में शामिल करने से बचते हैं या इन सुखों को तरजीह नहीं देते। दूसरा उत्तर इसका क्या होगा जो बताया था आपको कि जब तक आप समान रूप से अलग अलग तरह के जीवन पद्धतियों को ना जी लें तब तक आप खुद ही नहीं तय कर पाते कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। प्रायः मनुष्यों के जीवन में कई बार एक तरह के जीवन पद्धति की अधिकता है और दूसरे तरह की जीवन पद्धति से अपरिचय। इस अपरिचय के कारण हम एक तरह के जीवन को ज्यादा तवज्जो देते हैं। वो अच्छा है नहीं, हम तवज्जो देते हैं ज्यादा क्योंकि हमको उसकी आदत है। हमको दूसरे सुख का ज्ञान कम है, उसका अनुभव नहीं है, उसका टेस्ट डेवलप, इसलिए लोग अनैतिक बनते हैं। ठीक है, तो सुख किसकी तरह है? एक ऐसे प्लेटर की तरह है, खाने की थाली की तरह है जिसमें आपको वैरायटी बनानी है, आपको तमाम तरह की डिशेज में सजानी। जो लोग केवल भौतिकतावादी सुख है उनकी थाली में एक ही डिश है, उसी को बार बार खाए जा रहे हैं। तो ये डाइवर्सिटी के आइडिया से जुड़ा हुआ मामला है। इतनी बात से उम्मीद है कि आप इस तरह के सवाल को हल कर लेंगे। अब आइए, एक विचार हमने गुणात्मक सुखों वाला समझ लिया, मात्रात्मक सुख में एक बात कही थी उसको बताया नहीं तो उसको भी बता देता हूं। मात्रात्मक सुख में कहा था कि बेंथम कहता है कि सुखों में केवल मात्रात्मक भेद होता है और मात्रा का जो कितनी सुख, किस सुख में ज्यादा मात्रा है किस सुख में कम मात्रा है, इसकी गणना की जा सकती है और उसके लिए उसने बनाया सुखवादी कलन। तो हम अभी थोड़ी देर में एक फैक्चुअल सवाल हो सकता है आपसे पीछे से पूछा जाए कि दो सुखों में किसी सुख में मात्रा ज्यादा है किसी में कम, इसका पता कैसे लगाया जाएगा? वो कौन से मानक है जिसका प्रयोग करके आप सुखों में मात्रात्मक सुखों की गणना, किस सुख में ज्यादा है या किस सुख में मात्रा ज्यादा है, इसका पता कैसे लगा सकते हैं? तो उसी का पहला भाग है। जैसे दूसरे भाग में आपने पढ़ा था कि मानसिक सुख हमको क्यों चुनने चाहिए। हाँ, इससे एक सवाल कल और बताया था, आप हल कर पाएंगे। कौन सा? अगर कभी आ जाए कि आर्थिक मूल्यों की तुलना में सामाजिक मूल्य ज्यादा श्रेष्ठ हैं, फला मूल्यों और इन मूल्यों में चयन किसका करेंगे? केस स्टडी में दो विकल्पों में किसका चयन करेंगे? तो क्या करोगे? देखोगे अलग अलग विकल्प में कौन सा मूल्य है और अगर टकराव हो रहा हो किससे? आर्थिक मूल्य और सामाजिक मूल्य से, सामाजिक मूल्य और किसी उपभोक्तावादी मूल्य से, तो क्या कहोगे कि उपभोक्तावादी, आर्थिक मूल्य, ये सब भौतिक मूल्य, भौतिक सुख की तरफ ले जाते हैं और दूसरी तरफ सामाजिक मूल्य मानसिक सुख वाले। मानसिक सुख भौतिक सुख से श्रेष्ठ है, इसलिए हम
मानसिक सुख वाले सामाजिक मूल्य को आर्थिक मूल्यों पर ज्यादा तरजीह देंगे। दूसरा तरीका कैसे हल करोगे? आर्थिक मूल्य ज्यादा टिकाऊ होगा, सामाजिक मूल्य, एक एक मूल्य ढूंढ लो। कल क्या पढ़ाया था? कोई मूल्य श्रेष्ठ किस बात से होता है? ज्यादा समावेशी हो, ज्यादा टिकाऊ हो, और जिन लोगों ने उन दोनों सुखों को भोगा है उनका चयन क्या है? बताओ, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ अगर इस साल 5% होगी या 6% हो, गारंटी है क्या कि अगले साल फिर से ग्रोथ होगी? इसका मतलब आर्थिक मूल्य, सबसे बड़ा आर्थिक मूल्य कौन सा है? ग्रोथ। आर्थिक मूल्यों में ग्रोथ एक मूल्य है, लेकिन ग्रोथ टिकाऊ चीज, वही अर्थव्यवस्थाएं जो तेजी से ग्रो कर रही होती वही अगले साल धीमी पड़ जाती। इसका मतलब आर्थिक मूल्य तो है, लेकिन टिकाऊपन इसमें कम है। वही कंपनियां जो अच्छा कर रही थी, अडानी की कंपनियों का शेयर बहुत ऊपर था, अचानक रिपोर्ट आने पर कहां चला गया? नीचे चला गया। इसका मतलब आर्थिक मूल्यों में लगातार क्या होता रहता है? परिवर्तन। दूसरी तरफ सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य जैसे शांति। अगर एक समाज में शांति और अहिंसा आ जाए तो क्या होगा? अगर लोग अहिंसक बन जाएं, समाज अहिंसक बन जाए, आप फिनलैंड बना लें, नॉर्वे बना लें, तो अगले साल खत्म हो जाएगा क्या? शांति टिकाऊ होती। शांति एक बार आ गई आपके समाज में तो लंबा चलती। भाईचारा आ गया तो लंबा चलेगा। वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई, समानता आ गई तो वापस वर्ण व्यवस्था में लौट के नहीं जाएंगे। सामाजिक मूल्यों में जैसे आप हायर मूल्य की तरफ जाते हैं तो फिर आप पीछे वापस नहीं आते। तो सामाजिक मूल्य ज्यादा टिकाऊ है। दूसरा, समावेशी। अगर आर्थिक मूल्य ग्रोथ हो ही जाए तो क्या ग्रोथ होगी तो सबकी आय बढ़ जाएगी क्या? जरूरी है? सबकी आय नहीं बढ़ी। लेकिन शांति अगर समाज में आएगी, समाज में शांति आएगी, तो क्या अमीर के घर जाएगी, गरीब के घर नहीं जाएगी? सबके घर जाएगी। समानता आएगी तो सबको मिलेगी। इसका मतलब है सामाजिक मूल्य ज्यादा समावेशी होते हैं। सामाजिक मूल्य आते हैं तो सब तक पहुंचते हैं, जबकि आर्थिक मूल्य कई बार सिर्फ कुछ वर्गों तक सीमित रहते हैं। जैसे गुजरात का उदाहरण दिया जाता है, गुजरात के विकास का। लेकिन जो लोग गुजरात के विकास मॉडल की क्रिटिक करते हैं वो कहते हैं गुजरात में तमाम पॉकेट्स ऐसे हैं जहां विकास नहीं हुआ। इसका तो विकास समावेशी नहीं है। इसलिए आर्थिक मूल्यों की तुलना में सामाजिक मूल्य ज्यादा समावेशी होते हैं। तो समावेशन ज्यादा होने के कारण, दीर्घ जीविता ज्यादा होने के कारण क्या कह देंगे? आर्थिक मूल्यों की तुलना में सामाजिक मूल्य श्रेष्ठ। तो केस स्टडी में भी तुमको अगर दो मूल्यों में टकराव हो तो क्या देखोगे? कौन ज्यादा टिकाऊ है और कौन ज्यादा समावेशी। जो ज्यादा टिकाऊ और समावेशी होगा कह दोगे यही वाले विकल्प का हम क्या करेंगे? चयन करें। तो इससे केस स्टडी हल करने का भी एक आइडिया आपको मिला है। ये इसके ढेर सारे क्या थे? एप्लीकेशन थे जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये एक जो सुखों में मात्रात्मक भेद होता है और इसकी गणना की जा सकती है। मात्रात्मक भेद होता है और इसकी गणना की जा सकती है। इसके लिए बेंथम ने बनाया एक सुखवादी कलन। आप इस क्लास में जितना धैर्यपूर्वक कुछ दिन रुके रहेंगे, आपका अगर इथिक्स में परिष्करण हो गया तो आपका क्लास में मन लगने लगेगा, टेस्ट बन जाएगा। और जो नहीं रुकते, कई बार तो ताजुब होता है, क्लास शुरू हुई और 2-3 मिनट बाद ही चले गए, तो पता ही नहीं चला क्यों बैठे थे। 3-4 मिनट का इंतजार 3-4 मिनट में जजमेंट कर लेते हैं। हाँ,
पता नहीं क्या वो हासिल करने आए थे। और तो बच्चे कई बार इतने रहस्यात्मक हैं कि वो, तो उससे खैर मेरे ऊपर तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये जो पढ़ा रहा हूं टॉपिक उससे समझ में आ जाता है कि बच्चा वो है जिसका मानसिक परिष्करण नहीं हुआ है। अगर मैं आते ही क्लास में लिखाने लगता तो शायद मानसिक परिष्करण वाला बच्चा चला जाता, लेकिन वो जो पहले चला गया वो ना जाता। अब इससे कोई दबाव मत लेना, जाना हो तो आराम से जाना, ठीक है? नहीं तो सोचोगे आज कह दिया आप कैसे जाएं, नहीं आराम से जाओ, मैं उसको तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं जाते हुए, ठीक है? कि तुम जा रहे हो उसको देखूंगा भी नहीं, तो जब जाने का मन हो तब जाओ। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं वो एक आध बार चले गए फिर लौट के आते हैं, उनका भी फिर गए तो उनका भी समझ में नहीं आता कि जब गए ही थे तो फिर क्यों चले आए। मैंने तो कोई ऐसा गाना गाया नहीं तो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, क्यों लौट के आए, चले क्या। तो ये मानसिक परिष्करण का मामला है। आपको बात अच्छी नहीं लगेगी, समझ में कम आएगी, और आपको भौतिक सुख की आदत है तो कक्षा में सो भी नहीं पा रहे हैं और बात भी रुचिकर नहीं लग रही है, तो फिर इसलिए चलिए सुखवादी कलन में कुछ मैं आधार बता देता हूं। ये पीसीएस का सवाल है, सिविल सेवा में, आईएएस में नहीं पूछा जाएगा। उसने कुछ आधार बताए, जैसे मैं आधार लिख देता हूं पहले। ऐसे आधार हैं दीर्घ यानी दीर्घता, दीर्घकालिकता, सांद्र यानी सांद्रता, ध्रुवता, शुद्धता, फलद होना, और द्रुत। द्रुत है, दा पर मात्रा है ना, और ता है। दीर्घ सांद्र ध्रुव शुद्ध फलद द्रुत। द्रुत का मतलब क्या होता है? दो सुख हैं, हर सुख को प्राप्त करने का आपको क्या पता होता है? समय कितनी जल्दी आएगा। तो आप अगर दो सुख लें और दो सुख में आपको पता चले कि एक सुख प्राप्त करने में, मान लीजिए संगीत से सुख प्राप्त करने में 2 साल पहले संगीत सीखना पड़ेगा, और दूसरी तरफ भौतिक वस्तुओं से सुख प्राप्त करने में समय नहीं लगेगा, तो एक तरफ आप क्या लिख देंगे? 2 वर्ष लिख देंगे, 1 वर्ष, 6 माह, और एक तरफ लिख देंगे तत्काल। इसका मतलब क्या है? इस कसौटी पर मात्रा के गणना करने के लिए अगर हम निकले हैं तो इस कसौटी पर प्रायः पाओगे शारीरिक सुख ज्यादा द्रुत होते हैं। इसका मतलब बेंथम कहता तो है ये कि जो मात्रा में ज्यादा हो उसी को चुनना चाहिए, लेकिन उसका पलड़ा हमेशा भौतिक सुखों की तरफ झुका रहेगा, क्योंकि भौतिक सुख ही उसके सारे मात्रा में फिट बैठेंगे। तो द्रुत का मतलब है जो जल्दी आ जाए। तो ये मानते हैं सुखवादी कि हर सुख के आने का आप समय कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपने मान रखा हो कि आईएएस बनने से सुख मिलेगा, तो आपको पता होता है कि आईएएस बनने के लिए हमको 2 साल की कोचिंग करनी है, फिर 2 साल के बाद 1-1.5 साल तैयारी करनी, इसका मतलब 3.5-4 साल बाद संभावना है कि सुख आएगा। तो आप एक टाइम लाइन जानते हैं, उस टाइम लाइन में अलग अलग सुखों का क्या बना देते हैं रेंज, कि हमारे पास 3 सुख आने वाले हैं। ये सुख 1 से 3 महीने के बीच मिल सकता है, ये वाला 3 से 5-6 साल के बीच मिल सकता है, और ये वाला 5 मिनट के भीतर से 15 मिनट के भीतर ही मिल जाएगा। तो इसका मतलब 5 मिनट से 15 मिनट के भीतर मिलने वाला सुख द्रुत।
और मात्रा में ज्यादा होगा। तो द्रुत का मतलब है जो जल्दी आ जाए, ठीक है। और फलद, फलद कहते हैं अंग्रेजी में फेकेंडिटी को। फेकेंडिटी होता है उत्पादकता, प्रोडक्शन। अगर एक सुख आए और अपने साथ सुख की पूरी सीरीज ले आए, जैसे मान लिया आपको रोजगार मिल गया, रोजगार एक सुख है, जिस दिन आप आईएएस बनेंगे एक सुख मिला, फिर उस आईएएस बनने के बाद आपने लोगों का भला किया, उससे दूसरा सुख मिला, फिर आपकी आय बढ़ गई, उससे तीसरा सुख मिला, ठीक है। उस तरह से अगर आप निकाल लें कि आईएएस बनने से कितने सुख जोड़े जा सकते हैं, और आपने देखा कि मल्टीनेशनल कंपनी में जा सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जाने वाले सुख को आपने देख लिया, पाया कि आय बढ़ जाएगी, घर बढ़िया हो जाएगा, लेकिन समाज की सेवा वाला सुख नहीं मिलेगा। इसका मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में मान लीजिए जाने से आप पाते हैं कि उससे 3 सुख पैदा होगा, और आईएएस बनने से मान लीजिए 5-6 सुख पैदा होगा। इसका मतलब आईएएस बनने वाले सुख की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि उससे सुखों की लंबी चेन बन रही है। तो जब आप सुखों की गणना करें तो उस सुख के साथ जुड़े हुए कितने और सुख हो सकते हैं। जैसे हमने रसगुल्ला खाया, सुख मिला, उससे दूसरा कोई सुख नहीं आएगा। लेकिन आपने कोई ऐसी चीज अर्जित की जिसके अर्जन के बाद लगातार एक चेन बनेगी कई सुखों की, तो हम चेन वाले सुख में जाएंगे, इकलौते सुख में नहीं जाएंगे। तो यहां फलद का मतलब होता है उत्पादकता। एक सुख से कितने और सुख उत्पन्न होंगे। शुद्ध, शुद्ध का मतलब होता है सुख और दुख का मिश्रण कितना है। दुनिया में कुछ सुख हैं जो प्योर किस्म के हैं, आते हैं दुख नहीं लाएंगे, और कुछ सुख हैं उनके साथ दुख जुड़ा हुआ है। शराब पियोगे सुख तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब वो मिक्स किस्म का सुख है, सुख के साथ हमेशा दुख जुड़ा रहेगा ना। माफिया बनोगे, सुख तो है, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी बन सकती है, लेकिन कभी भी जान जा सकती है, दुख जुड़ा है। और तुम्हारी संपत्ति जो तुमने बेनामी जुटाई होगी, तुम्हारे मरने के बाद जिसके जिसके नाम होगी सब लेके भाग जाएंगे। तो हम जब सुखों के बारे में सोचेंगे तो मात्रा में उस सुख को ज्यादा तवज्जो देंगे जिस सुख में दुख की मिक्सिंग ना हो या कम से कम हो। जैसे मान लो उदाहरण के लिए एक सुख कोई ऐसा हो जिसमें 4 यूनिट सुख हो और 1 यूनिट दुख हो, कितना हो गया 3। और दूसरा सुख हमारे पास उसमें 3 यूनिट सुख हो और 0 यूनिट 3, किसको चुनेंगे? इस वाले। वैल्यू दोनों की बराबर है, दोनों में 3 यूनिट अंततः रिजल्टेंट प्लेजर ही मिलेगा, लेकिन हम चुनेंगे उसको जिसमें शुद्धता ज्यादा है। ये तीसरा है। चौथा ध्रुव। ध्रुव का होता है उसमें कंसिस्टेंसी कितनी। सुख जब शुरू होते हैं तो प्रायः उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ने पर इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो हम जब 2 सुखों में से किसी का चुनाव करेंगे तो यह देखेंगे कि एक सुख जितने इंटेंसिटी के साथ शुरू होता है उतनी इंटेंसिटी के साथ कितना लंबा चलेगा, और दूसरा सुख जिस इंटेंसिटी के साथ शुरू होता है वो कितना लंबा चलेगा। जिसकी इंटेंसिटी के घटने की दर कम होगी उस सुख को हम ध्रुवत्व के आधार पर, कांस्टेंट होने के आधार पर, कि उसमें सुख लगभग कांस्टेंट बना हुआ, जब तक रहेगा लगभग कांस्टेंट बना रहेगा, तो हम कहेंगे ये वाला सुख हम चुनेंगे, ये ध्रुव है। सांद्रता का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, प्रगाढ़ता। मिठाई क्यों खाते हैं आप? शुगर के कारण। 2 मिठाइयां, एक में बहुत हल्का शुगर हो और एक में बढ़िया शुगर अच्छी क्वांटिटी के साथ हो,
तो इसमें अच्छी क्वांटिटी वाला शुगर का कंपोजिशन है वो क्या है, उसकी सांद्रता ज्यादा है। क्योंकि मीठापन क्या है, मीठापन एक किस्म का सुख है, डिजायरेबल है। सारी मिठाई हम क्यों खाते हैं, मीठेपन के लिए। तो अगर मीठेपन के लिए आप मिठाई खाते हैं और इस मिठाई में एक मिठाई फीकी हो और एक मीठी हो, तो आपको ज्यादा मीठी मिठाई चुननी चाहिए, क्योंकि वो सांद्रता ज्यादा है। सांद्रता का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, मात्रा कितनी है। क्योंकि सुख हमारे कैसे बनते हैं, जिह्वा के सुख बनते हैं स्वाद से। स्वादों में अलग अलग तरह के स्वाद का हमने नाम फिक्स कर रखा है कि भाई ये मीठा है, ये खट्टा है, ये फला है। तो जिस स्वाद से आप सुख लेते हैं उस स्वाद की कॉन्सेंट्रेशन हाई होनी चाहिए। तो मानता है बेंथम कि हम सांद्रता से भी इसका पता लगाएंगे। और दीर्घ ये एक ऐसा फैक्टर है जो इसके सुखवाद को थोड़ा सा एक संदर्भ में बौद्धिक सुख की तरफ, मानसिक सुख की तरफ ले जाता है। दीर्घ मतलब टिकाऊपन कितना हो, आयु कितनी होगी। तो दो सुखों में एक सुख की ये वाला अंतर है। ध्रुव में जिस इंटेंसिटी के साथ सुख शुरू होगा उतनी इंटेंसिटी तक कब तक जाएगा, और दीर्घता में कितने समय तक बना रहेगा, इंटेंसिटी नहीं, सुख कितने समय तक बना रहेगा। तो एक तरह से सुख की आयु कितनी। ऐसा जो एक कैलकुलस बनाया बेंथम ने, और उसने बताया कि कैसे हम वैल्यू देंगे अलग अलग सुखों को, उसकी गणना कैसे करेंगे, उसका फार्मूला भी बताया। इसी को हम कहते हैं हेडोनिस्टिक कैलकुलस, सुखवादी कलन। इस आधार पर बेंथम मानता था कि जब भी आपके सामने दो सुख आए तो जो दो सुख आप सोच रहे हो कि उनमें से किसका चयन करना चाहिए, उन दोनों सुखों को इन्हीं कसौटियों पर परख लीजिए। किससे और सुख पैदा होंगे, कितने पैदा होंगे, कितनी देर तक रहेगा, कितना टिकाऊ होगा, आयु कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सुख और दुख की मिक्सिंग कैसी है, ये सारा निकाल के जिसमें टोटल जिसका ज्यादा आए उसी को आपको मात्रा के आधार पर चुनना चाहिए। ठीक है, तो ये बेंथम का सुखवादी कलन है, जिसको ये लिखा, जिसको पीसीएस में पूछा जा सकता है, यूपीएससी में पूछे जाने की संभावना इसकी नहीं हो। अब आइए इसकी आलोचना सुन लेते हैं। सुखवाद के और भी अनुप्रयोग है कई, लेकिन हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। विचारधाराएं अभी आपको कई पढ़नी है, और सब तरीके से आपको आप नैतिक क्यों बने, क्या फायदा होगा, नैतिकता क्या लेके आती, इस तरह के आंसर सारी विचारधाराओं में सीख रहे हैं। तो शुरुआती विचारधाराओं में कुछ समय लगा रहा हूं इसलिए क्योंकि इससे आप पढ़ाई के इस मॉडल से फेमिलियर हो जाएंगे कि हमने सुखवाद क्यों पढ़ा। हम सुखवाद को सुखवाद समझने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम सुखवाद को कुछ नैतिक सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पढ़ रहे हैं। इसकी आलोचना देखेंगे कि ये सिद्धांत क्यों नहीं चुन सकते। इसकी क्रिटिक क्या है। पहला इस सिद्धांत की आलोचना इस बात पर ही है कि आपका सवाल भी यूपीएससी का यही आया है। सवाल पूछा गया, क्या सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा करते हैं। अगर इसका उत्तर आप ये देंगे कि हां सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा करते हैं, तब आप सुखवाद का समर्थन कर रहे हैं। और अगर आप कहेंगे नहीं सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा नहीं करते, तो इसका मतलब जिस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर सुखवाद खड़ा था, क्या खड़ा था, किस पर, कि मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से सुख की आकांक्षा करने वाला प्राणी है, वो मनोवैज्ञानिक आधार आपने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। क्या करना पड़ेगा खारिज करने के लिए, अपवाद दिखाने पड़ेंगे। किससे,
हमारे इतिहास से, हमारे नोन लोगों में से कि अमुक अमुक लोग हैं जिन्होंने सुख की आकांक्षा से काम नहीं किया। इसका मतलब सभी मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से सदैव सुख की आकांक्षा करते हैं, यह आधार वाक्य सार्वभौमिक आधार वाक्य नहीं है। और सार्वभौमिक आधार वाक्य नहीं है तो इससे आप सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकते। मैं जब कहता हूं कि राम मरणशील होगा तो तभी कह पाता हूं राम मरणशील होगा जब मैंने ऊपर कह रखा है सभी मनुष्य मरणशील। अगर आप दुनिया का एक मनुष्य भी दिखा दे मुझे जो नहीं मरेगा तो राम मरणशील है, यह निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकेंगे। क्योंकि एक मनुष्य भी अगर आप दिखा देंगे मरणशील नहीं तो ऊपर वाक्य क्या बन जाएगा? ज्यादातर मनुष्य मरणशील है, कुछ मनुष्य मरणशील, ज्यादातर मनुष्य मरणशील है। इससे निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि राम मनुष्य है तो राम मरेगा। यह निष्कर्ष तब निकाल पाते हैं आप जब आप कहते हैं सभी मनुष्य मरणशील, राम मनुष्य से राम मरणशील। इसका जितने निष्कर्ष हम निकालते हैं ना कि हमको सुख के लिए काम करना चाहिए, हमको स्वहित के लिए काम करना चाहिए, ये कब निकाल पाते हैं? जब ऊपर वाला आधार वाक्य सार्वभौमिक होता है। हम ये मान लेते हैं कि सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा करते हैं, हम ये मान लेते हैं सभी मनुष्य स्वहित के लिए कार्य करते हैं। अगर आपने इसको नहीं माना, इसको कैसा बना दिया? ऊपर वाले कथन को सार्वभौमिक की बजाय संभाव्य कथन बना दिया तो आप निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले इसकी आलोचना क्या है? पहले इसकी आलोचना यही है कि कुछ लोग कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद एक सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है बल्कि एक संभाव्य कथन है। ये अपवाद रहित नहीं, एक्सेप्शनलेस नहीं, ये संभाव्य कथन है। संभाव्य कथन वो होते हैं जिसमें दोनों बातें होती हैं, है भी और नहीं भी, उसको संभाव्य कहते हैं। अंग्रेजी में कॉन्टिंजेंट कहते हैं। तो साइकोलॉजिकल हीडोनिज्म इज बेसिकली अ कॉन्टिंजेंट स्टेटमेंट। ये एक संभाव्य कथन है, आकस्मिक कथन है। इसमें दोनों तरह के कॉपुला लगते हैं, है और नहीं है। इसका कुछ मनुष्य सुख की आकांक्षा करते हैं, कुछ नहीं करते। तो है का मतलब कुछ या ज्यादातर मनुष्य सुख की आकांक्षा करते हैं, और नहीं है का मतलब कुछ मनुष्य सुख की आकांक्षा से कार्य नहीं करते। सुखवाद परिणाम सापेक्षतावाद है या परिणाम निरपेक्षतावाद? इतना पता है ना? आप ये जानते हैं कि ये पूरा सिद्धांत परिणाम सापेक्षतावाद, और परिणाम सापेक्षतावाद क्या कहता है? वही कार्य करने चाहिए जिसका परिणाम अच्छा हो। ठीक है, अब बताओ दुनिया में क्या ऐसे मनुष्य नहीं हैं जिन्होंने परिणाम ज्ञात ना होने पर भी कार्य किया, या
उनको पता था कि परिणाम अच्छा भी हो सकता है, और तब भी काम किया। क्योंकि अगर मनुष्य सुखवादी होगा तो तभी काम करेगा जब परिणाम अच्छा आने की गारंटी हो। क्योंकि नैतिक कार्य किसको कहते हैं? परिणाम अच्छा होगा तभी काम करूंगा, क्योंकि इस परिणाम सापेक्षतावाद में परिणाम आपको पहले पता होना चाहिए। अगर परिणाम ही नहीं पता तो फिर आपने काम कहां नैतिक किया? क्योंकि नैतिक काम ही उसी को कहते हैं जिसमें आपने पहले क्या देखा? परिणाम अच्छा आएगा, और परिणाम अच्छा आने के लिए आपने काम किया और आपके काम को नैतिक कहा गया। इसका मतलब क्या होना चाहिए? इस सिद्धांत को लागू करने के लिए क्या होना चाहिए? परिणाम कैसा होना चाहिए? संभाव्य या निश्चित? ज्ञात की अज्ञात? निश्चित और ज्ञात। अगर मैं ऐसे उदाहरण बता दूं जिसमें काम करने वाले लोग नैतिक कहलाते हैं, नैतिक कहलाते हैं, ध्यान रखना, उनको कोई अनैतिक नहीं कहता, लेकिन उनको परिणाम ज्ञात नहीं था, परिणाम निश्चित भी नहीं था, फिर भी उन्होंने काम किया। इसका मतलब वो लोग परिणाम सापेक्षतावादी नहीं है, सुखवादी नहीं है, और नैतिक हैं। तो हमारा सिद्धांत क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा। हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं। कैसे उदाहरण? हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जिसमें नैतिक कृत्य करने वाले ऐसे लोग हैं जिनको या तो परिणाम ज्ञात नहीं था, या जिनको परिणाम के संदर्भ में निश्चित ज्ञान नहीं था। आदमी नैतिक है, उसका कृत्य भी नैतिक माना जाता है, जबकि उसने काम संभावना के आधार पर किया, परिणाम ज्ञात नहीं है। और इसी में ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे भी उदाहरण हैं जहां परिणाम ज्ञात था कि कार्य से तत्काल क्या होगा? दुख होगा, पीड़ा होगी। तत्काल कार्य से दुख या पीड़ा होगी। इसका तो सुख का तो बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन दुख का निश्चित रूप से ज्ञान था। जैसे भगत सिंह का असेंबली में बम फेंककर वहीं खड़े हो जाना। क्या पता था भगत सिंह को कि असेंबली में बम फेंक के इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे तो अंग्रेज अधिकारी आके फूल चलाएंगे, उनको माला पहनाएंगे। साफ पता है कि गिरफ्तार किए जाएंगे, जेल भेजा जाएगा और उनके साथ हिंसा होगी। पता है? ये तो नहीं पता ना कि जो उन्होंने बम फेंका इसके तुरंत बाद उनको सुख मिलने वाला है, लेकिन दुख मिलेगा ये बात सर्टेन तौर पर ज्ञात। फिर भी उन्होंने बम फेंका। तो असेंबली में भगत सिंह का बम फेंकना क्या दिखाता है? असेंबली में बम फेंकना दिखाता है कि भगत सिंह ने वो कार्य सुख की आकांक्षा से नहीं किया था, बाहरी सरकार को जगाने के लिए किया है, अंतरात्मा जगाने के लिए किया है, सुख के लिए नहीं किया। ध्यान रखना, यह सिद्धांत है जिसमें हमने ये नहीं कहा है कि मानवों को सुख मिले, दुनिया को सुख मिले। इसमें क्या है? आपको वो काम करना चाहिए जिससे आपको सुख मिले। तो भगत सिंह को बम फेंकने के बाद वहां समर्पण करने से सुख मिलने वाला है, ऐसा तो कतई नहीं था। तो हम इसमें उदाहरण में क्या डाल सकते हैं? उदाहरण डाल सकते हैं भगत सिंह का असेंबली में बम फेंकना
भगत सिंह के इस बम फेंकने के बाद को लोग क्या कहते हैं? नैतिक कहते हैं, क्योंकि उसमें किसी को घायल करने या मारने का इरादा, तो मारा भी नहीं किसी को, भागे भी नहीं, तो कोई अनैतिकता उसमें नहीं है। ना उग्रवादी नजरिए से कोई काम किया, पर्चा फेंक रहे हैं उसके बाद, इसका मतलब उन्होंने, इसमें कोई अनैतिक आचरण, तो नैतिक तो है लेकिन उसमें सुख की आकांक्षा नहीं है, सुख के परिणाम के लिहाज से काम नहीं किया गया। इसका मतलब सुखवाद, ये काम नैतिक है लेकिन सुखवादी नहीं है। और सुखवादी क्या कहते हैं? वही काम नैतिक होता जिससे सुख मिले, इस काम से सुख नहीं मिल रहा है फिर भी काम नैतिक हो गया। इसका मतलब ये सुखवाद का विरोधाभास है या सुखवाद के खिलाफ तर्क है। और ऐसे भगत सिंह का एक उदाहरण ही नहीं, दुनिया में ऐसे सैकड़ों उदाहरण तुम बना सकते हो। जैसे कल उदाहरण दिया था तुमको, ऐसे सैनिकों का जो अपने राज्य की सेवा करते समय शत्रु सेना से बुरी तरह घिर गए और उनको संभावना इस बात की ज्यादा है कि मारे जाएंगे, अगर वो जान बचा के भागते नहीं है तो मारे जाएंगे, फिर भी वो लड़ते हैं और मारे जाते हैं। सुख कब रहेगा? हमारा जीवन रहेगा तब। और क्या जानते हैं? जीवन खतरे में है फिर भी लड़े। जीवन खतरे में होने के बाद अगर आप लड़े तो आपने सुखवाद की नैतिकता का खंडन कर दिया, उसका अपवाद दिखाया कि मैं मनोवैज्ञानिक रूप से सुख की आकांक्षा नहीं करता। भारत में एक उदाहरण है राजस्थान के एक योद्धा का, राणा प्रताप। उसका सुख किस बात में है? इस बात में है कि वो अगर जो कार्य कर रहा है उससे उसका राज्य बचा रहे, बाकी चीजें हों, लेकिन उसको जंगल में जाना पड़ता है, तमाम तरह की पीड़ा सहनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो क्या मानता है? स्वतंत्रता वो ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, भले सुख मिले या ना मिले। स्वतंत्रता के लिए देखो, स्वतंत्रता दो चीज है, स्वतंत्रता कई बार सुख देती है और कई बार स्वतंत्रता के लिए आपको कष्ट सहना पड़ता है। इसका बहुत सारे लोगों के लिए स्वतंत्रता सुख से ज्यादा बड़ा मूल्य। जब सुख नहीं मिल रहा था तब भी उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत सारे लोग क्या मानते, कैसे दिखाई देते हैं? बहुत सारे लोगों ने किसके लिए? मूल्यों की आकांक्षा को किससे? सुख से ज्यादा महत्व दिया। अर्जुन का युद्ध भी इसी बात पर है। जानता है कि युद्ध लड़ेगा तो उसके सगे संबंधी मारे जाएंगे और सगे संबंधियों के मरने पर सुख नहीं मिलेगा, फिर भी युद्ध करता है क्योंकि न्याय के लिए लड़ रहा है। न्याय युद्ध है, न्याय एक मूल्य है। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे मूल्यों के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी। फ्रांस की क्रांति में, सुकरात के जहर पीने में। सुकरात जिस दिन जहर पी रहा है, क्या पता उसको इसका परिणाम क्या आएगा? जीवन का अंत। अब जीवन का अंत हो गया सुख, इसका निश्चित परिणाम उसको ज्ञात है कि मेरा जीवन नहीं रहेगा। और जीवन खत्म तो ना मानसिक सुख बचेगा ना शारीरिक। फिर उसने सुख का वर्णन किया क्योंकि वो सत्य के मूल्य को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, सुख को नहीं। तो सुकरात का सत्य का मूल्य, मार्टिन लूथर किंग का समानता का मूल्य, भगत सिंह का आजादी का मूल्य, अर्जुन का न्याय का मूल्य, ऐसे बहुत सारे मूल्यों का एक समुच्चय है जो गैर सुखवादी रहा है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि सभी मनुष्य सदैव सुख की आकांक्षा, कई बार वो जीवन में सुख से ज्यादा महत्व किसको देते हैं? आदर्शों और मूल्यों ना। तो इसमें आपकी जो ऐसी सूची है इसमें आप बना सकते हैं कि सुकरात में सुख के बजाय सत्य का मूल्य, भगत सिंह में स्वतंत्रता का मूल्य, जैसे कहा मार्टिन लूथर किंग में, रोजा पार्क्स में बराबरी का मूल्य, अर्जुन के लिए न्याय का मूल्य। गांधी जब कहते हैं
कि अंग्रेज अगर लाठी मारे तो क्या करो, लाठी खाओ। या जो महत्वपूर्ण सिद्धांत गांधी का लोग कहते हैं कि एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे, इसमें सुख नहीं मिलेगा। क्या करनी पड़ रही है, हिंसा झेलनी पड़ रही। लेकिन क्या है, इससे आत्मबल का मूल्य जुड़ा हुआ, अहिंसा का मूल्य जुड़ा हुआ है। तो गांधी ने क्या किया, गांधी प्रायः कष्ट सहकर भी किस मूल्य की वकालत कर रहे हैं, अहिंसा का। जो स्वयं सेवक होते थे उनका जत्था एक एक करके आता था। अगर आपने बेन किंग्सले की गांधी देखी है तो उसमें देखा होगा कैसे लोग आगे आते हैं और अंग्रेज उनको मारते हैं, उनका सर फूटता है और फिर एक टोली होती जो उनको ले जाके उनका इलाज करती है और लोग आगे बढ़ते, पिटने के लिए आगे आते हैं। तो जो पिटने के लिए आगे आ रहे लोग हैं वो प्रूव करने के लिए आगे आ रहे हैं कि वो डरते नहीं हैं और अहिंसक रहेंगे हिंसा होने के बावजूद। तो ये सब क्या है, ये गैर सुखवादी अपवाद है। तो तुम उस सवाल का क्या उत्तर लिखोगे, पूछा गया है सुख क्या है, तुम्हारे लिए सुख का क्या मायने है और क्या सभी मनुष्य सुख की, तो क्या कहोगे, ज्यादातर मनुष्य सुख की आकांक्षा करते हैं लेकिन सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा नहीं करते। अगर सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा करते होते तो दुनिया में केवल सुखवाद की ही नैतिकता होती और कोई नैतिकता ना होती। दुनिया में कई प्रकार की नैतिकताएं, इसका सुखवाद एकमात्र अपवाद रहित सिद्धांत नहीं है। ये इसकी पहली आलोचना। दूसरी आलोचना है सिज्विक का एक सिद्धांत है, हो सकता है कभी पीसीएस में पूछा जाए। इसको कहते हैं सिद्धांत का नाम है सुखवाद का विरोधाभास। पैराडॉक्स ऑफ हेडोनिज्म, सुखवाद का विरोधाभास। पैराडॉक्स जो लगाते हैं उसका मतलब क्या होता है, पैराडॉक्स का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जैसे मान लो मैं इसको समझाऊं, बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के बहुत सारे पैराडॉक्स हैं। जैसे लोकतंत्र में अगर बहुमत का शासन बनाओगे तो लोकतंत्र में करेक्ट डिसीजन नहीं होगा और करेक्ट डिसीजन बनाओगे तो बहुमत का शासन नहीं रह जाएगा। लोकतंत्र से चाहते क्या है हम, दोनों बातें। क्या क्या चाहते हैं, बहुमत का भी शासन हो और डिसीजन भी उचित हो, लेकिन इन दोनों बातों में परस्पर विरोधाभास। प्रायः करेक्ट डिसीजन बहुमत का डिसीजन नहीं होता और बहुमत का डिसीजन करेक्ट नहीं होता। जो हमारा बहुमत बनता है किससे बनता है, पहचानों से। पहचान कैसी है, इमोशनल, किससे जुड़ी है, इमोशन के साथ। जाति के साथ क्या जुड़ा, तर्क की इमोशन। धर्म के साथ, क्षेत्रीयता के साथ। इसका बहुमत बनेगा किससे, इमोशन से। और करेक्ट डिसीजन कौन होता है, इमोशन वाला, तार्किक। तो अगर लोकतंत्र तुम चलाओगे और बहुमत बनाने में इमोशन का कंटेंट ज्यादा होगा तो तार्किकता, तो डिसीजन में तार्किकता के बजाय इमोशनल डिसीजन होंगे, फ्रीबीज होंगी, रेवड़ी बांटी जाएगी, जातियों के लिए काम होगा। और अगर तुम क्या करोगे, अगर तुम करेक्ट डिसीजन लेने लगोगे तो बहुमत के साथ संगत नहीं होगा, तुमको बहुमत की क्या करनी पड़ेगी, अवहेलना। अब लोकतंत्र में अगर तुम जनता के द्वारा चुने जाने के बाद निर्णय अपने मन से ले रहे हो क्योंकि तुम मानते हो जनता का डिसीजन करेक्ट, तो चुनाव ही क्यों करवाए तब।
तो फिर कुछ IITian को, कुछ IIM वालों को चुन लेते और इनसे देश चलवाते। जनता का शासन क्यों करवा रहे हो? तो अगर करेक्ट डिसीजन ही लेना है तो फिर जनता से सरकार बनवानी नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम जनता से सरकार बनवाएंगे और चाहते हैं कि हमारे देश का क्या हो, विकास हो, यहां दीर्घकालिक समाधान हो समस्याओं का, राष्ट्र सही रास्ते पर चले, तो वो रूढ़िवादी, कट्टर और भावुक पहचानों से घिरी हुई, पूर्व मान्यताओं से ग्रस्त ऐसी जनता, उसके द्वारा चुनी गई सरकार सही डिसीजन नहीं ले सकती। ठीक है, सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बताना है कि समलैंगिक विवाह की अनुमति दें कि नहीं दें। सरकार करे हिंदुओं में भी नहीं होता है, मुसलमानों में नहीं होता है। तो सरकार का तर्क देखो किस तरह का है। सरकार हिंदू मुसलमान कर रही कोर्ट में, कह रहे राज्यों से पूछेंगे। अरे राज्य कौन है? राज्य कोई चीज थोड़े है इस बारे में। लेकिन सरकार जानती है कि इसको कहते हैं हेट्रोनॉर्मेटिविटी, हेट्रोनॉर्मेटिज्म। हेट्रोनॉर्मेटिज्म क्या है? हेट्रोनॉर्मेटिज्म वो होता है जिसमें आप विषम लैंगिकता से जुड़े सारे मामलों को आदर्श मानते हैं। लड़का लड़की को ही चाहेगा, विवाह दो विपरीत लिंग के लोगों के बीच में ही होगा, आकर्षण हमेशा जो अपोजिट जेंडर उसके लिए होता है। इसको कहते हैं हेट्रोनॉर्मेटिज्म। ये बहुमत की राय है, ज्यादा लोग ऐसा मानते हैं, और जो ज्यादा लोग मानते हैं वही सही हो जरूरी नहीं। वो सही है लेकिन वही एकमात्र सही हो जरूरी। तो हेट्रोनॉर्मेटिज्म क्यों अपना रही सरकार? हेट्रोनॉर्मेटिज्म इसलिए अपना रही सरकार क्योंकि यही लोग वोटर हैं, समलैंगिक लोग कम हैं। तो होमोनॉर्मेटिज्म की ओर जाएगी सरकार तो मुसलमान नाराज होंगे, हिंदू नाराज होंगे, बाबा लोग नाराज होंगे, ठीक है, मौलवी लोग नाराज होंगे, तमाम जो संस्कृति के रक्षक पहरेदार हैं, विवाह की संस्था चलाना जिनका लक्ष्य है, परिवार वंश चलाना जिनका आदर्श है, पति पत्नी का रिश्ता जिनके लिए पवित्र है, ऐसे तमाम लोग नाराज होंगे। और खुश कौन होंगे? बहुत थोड़े से लोग। तो बहुत थोड़े से लोगों को तो हम सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनने देते, उनका प्रमोशन होता है तो सरकार उसको क्या करती? रोक देती है। क्योंकि वो कैसे हैं? होमोसेक्सुअल डिक्लेयर कर रखा उस जज ने कि मैं होमोसेक्सुअलिटी में यकीन करता हूं। सरकार ने कहा तुम कैसे सुनोगे मुकदमा? तो ये क्या है? जिसमें मान लिया गया कि जो आदमी हेट्रोसेक्सुअल है वही नैतिक है, वही तार्किक है, वही हर मामले में सही निर्णय लेगा। अब जैसे जज केवल विवाही परिवार का मुकदमा सुनता है क्या, तो एक आदमी होमोसेक्सुअल उसको जज क्यों नहीं बनने दिया? इसको कहते हैं हेट्रोनॉर्मेटिज्म, कि आपने जो नॉर्मेटिव आइडिया है उसी को सब बातों पर थोप दिया। तो पैराडॉक्स है किसका? लोकतंत्र का। लोकतंत्र और भीड़ तंत्र कई बार अलग नहीं होते। लोकतंत्र होगा तो भीड़ तंत्र उसके साथ जुड़ा हो, पैराडॉक्स। और अगर आप भीड़ तंत्र से बचाना चाहेंगे तो किसकी तरफ चले जाएंगे? कुलीन तंत्र की ओर। कुलीन तंत्र की ओर चले जाएंगे, शासन किसके हाथ में आ जाएगा? कुछ लोगों के हाथ में आ जाएगा। इससे बचने का हमारे पास कोई उपाय नहीं होता। इसको कहते हैं पैराडॉक्स, कि लोकतंत्र चलाना है, बहुमत की राय भी सुननी है, सही डिसीजन भी लेना है, और दोनों बात साथ साथ संभव नहीं। ऐसे आइडियाज को कंटेस्टेड आइडिया कहते हैं। कंटेस्टेड, पॉलिटिकल साइंस में, फिलॉसफी में कंटेस्टेड आइडिया कहते हैं। तो डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, दीज आर ऑल कंटेस्टेड आइडियाज। लिबर्टी बढ़ाओगे इक्वालिटी कम होगी, इक्वालिटी बढ़ाओगे लिबर्टी कम होगी। हम कहते हैं समानता स्वतंत्रता दोनों देंगे, संभव नहीं। समानता दोगे स्वतंत्रता नहीं दे पाओगे, और स्वतंत्रता बढ़ाओगे तो समानता कम होने लगी। इसका तो ये आइडियाज कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये आइडियाज कई बार पैराडॉक्सिकल है। यही है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास। जैसे हम कह दें वर्गाकार वृत्त,
वर्गाकार वृत्त, ये पैराडॉक्सिकल आइडिया है। वृत्त होगा तो वर्ग नहीं, वर्ग होगा तो वृत्त नहीं। चलिए, हालांकि ये जो वर्गाकार वृत्त है ये पैराडॉक्स की बजाय कॉन्ट्रडिक्शन ज्यादा है, लेकिन समझाने के लिए कि अगर विरोध है तो इस तरह की बात को पैराडॉक्स कहते हैं। सुखवाद का विरोधाभास। बहुत चिट्ठियां आ गई, इसी का जवाब दे देना, अब मत लेना आगे। सुखवाद का विरोधाभास। सिज्विक नाम का एक आदमी कहता है कि सुखवाद टिका किस पर है कि मनुष्य पहले सुख की आकांक्षा करता है, फिर उस आकांक्षा से सुख के लिए काम करता है और फिर सुख उसको प्राप्त होता है। यही प्रक्रिया ना। पहले सुख कहां है? मानसिक, फिर कहां है? नैतिकता में, और फिर उसके बाद परिणाम में आता है। कहता है बात सही नहीं। कहता है अगर आप सुख को सोच के कोई काम करते रहें तो कभी सुख मिलता ही नहीं। जैसे मैं क्रिकेट खेलने गया मान लो, और पहली बॉल से मैदान में जाने से पहले ही पहली बॉल फेंकी, उससे पहले मैंने सोचना शुरू कर दिया सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उधर गेंदबाज दौड़ रहा है, मैं सोच रहा हूं कि इस बॉल पे शॉट मारूंगा, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फील्ड में खड़ा हूं, सोच रहा हूं कि बॉल पकड़ूंगा, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पूरे टाइम गेम के बजाय किस में सोच रहा हूं, और पूरे गेम में मुझे कोई मजा नहीं आएगा। जितना मैं सुख को ढूंढूंगा, प्रोसेस को एंजॉय, उतना सुख नहीं मिलेगा। और अगर मैं क्रिकेट खेलने गया और भूल गया कि सुख लेना है कि नहीं लेना है, 3 घंटे जम के खेला, 3 घंटे बाद में कहूंगा बहुत मजा आया। तो सुख कब मिला? जब हम सुख को भूल जाते हैं तब सुख मिलता है। और जब हम पूरी प्रक्रिया में सुख ढूंढते रहते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से, तो सुख नहीं मिलता। कोई किताब पढ़ो और हर लाइन पढ़ने के बाद ये सोचो सुख मिला कि नहीं। अगली लाइन से पहले फिर सोचो इस लाइन को पढ़ेंगे सुख मिलेगा कि, पूरी किताब बोरिंग हो जाएगी, बोझिल हो जाएगी। तो सिज्विक कहता है सुखवाद का विरोधाभास है ये। जितना आप सुख के बारे में सोचते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से सुख के बारे में चिंतित होते हैं, उतना सुख मिलना बंद हो जाता है। कभी बार रात में लेटो और सोचो कि नींद नहीं आ रही, जितना सोचते जाओ क्यों नहीं आ रही, उतना नींद आना बंद हो जाएगी। और चुपचाप लेटो और दिमाग में थॉट, नींद अपने आप आ जाती। नींद के बारे में सोचना शुरू करोगे तो नींद नहीं आएगी, भूल गए तो नींद आ गई। ठीक वैसे सुख के बारे में सोचना शुरू करोगे तो सुख नहीं मिलेगा, और सुख को भूल जाओगे तो सुख मिलेगा। तो सिज्विक ने कहा इसलिए मनोवैज्ञानिक सुखवाद का सिद्धांत सही नहीं है कि पहले हम सुख की आकांक्षा करते हैं और फिर उसके बाद काम करते हैं और सुख मिलता है। उल्टा हम कोई आकांक्षा नहीं करते, हम सिर्फ काम करते हैं और सुख हमको मिल जाता है। आकांक्षा करने पर सुख नहीं मिलता। कई बार लोग कहते हैं आकांक्षा ज्यादा कर ली आईएएस बन जाओगे, और आईएएस नहीं बन पा रहे हो, कष्ट हो रहा है, और उसके बजाय जैसा मैंने एक तरीका बताया था क्या, कि सोच के आए कि चल रहे हैं 2 साल दिल्ली में काटेंगे, और क्लास में बैठ के इतने सारे अलग अलग राज्यों से आए विद्यार्थियों के बीच एथिक्स सीखेंगे, इकोनॉमी सीखेंगे, पॉलिटी सीखेंगे। ऐसा मौका कहां मिलेगा? आप जब इस तरह से इस भाव से आते हैं तो हर क्लास को क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। आईएएस बनने के परिणाम से इसको रिलेट नहीं करते। आईएएस बनने के परिणाम से रिलेट करोगे तो रोज क्लास में दुखी रहोगे, हर क्लास में दुखी रहोगे, ठीक है। और जब उसको भूल जाओगे तो हर क्लास में सुख प्राप्त कर पाओ। इसको कहते हैं सिज्विक का सुखवाद का विरोधाभास। तीसरी आलोचना क्या सुखवाद की? ये पीछे से पूछा जा सकता है, उम्मीद है तुम्हारे नोट्स में लिखा होगा, है कि नहीं है? नोट्स में लिखा है नहीं है? नोट्स में? हाँ, अच्छा, बुकलेट कभी देखा है? कितने लोगों ने बुकलेट कभी देखा है? अच्छा, कभी नहीं सुखवाद देखा है? कभी पे तो कई लोगों ने आप सुखवाद देखा है। ये है सिज्विक का नाम है उसमें? नहीं है। अच्छा,
पहली क्लास से भी पूछ रहे हो कौन सी किताब पढ़ें, किताब कितने लोग खरीदी है, पहली क्लास से पूछ रहे हो। किताब में लिखा है क्या ये देखा, पढ़े किताब, पढ़ी ही नहीं, खरीद ली है, खरीदी भी नहीं, पूछा था शुरू में कौन सी किताब खरीदें, पूछा भी नहीं था। किसने किसने पूछा था, पूछा था, पढ़ा, किताब पढ़ा, सुखवाद में कुछ लिखा है। अच्छा चलिए, अभी कुछ आपके साथ एक दिन और कह रहे थे कुछ किताब बता दीजिए, तो जो एक बताई उसका हश्र ये हुआ है, कुछ बता देंगे तो उसका क्या करोगे। तो अगर नहीं लिखा है तो मैं इसमें बता देता हूं कि क्या है, ये भी मनोवैज्ञानिक सुखवाद का खंडन है। जो क्या कहता है, सुख की आकांक्षा करने पर सुख प्राप्त नहीं होता है। सुख को भूलकर प्रक्रिया में लिप्त होना सुख प्राप्त करवाता है। जब तक आप सुख के आकांक्षा को भूलेंगे नहीं तब तक सुख नहीं मिलेगा। जबकि मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहता था कि हम सुख की आकांक्षा करते हैं इसलिए हम जाते हैं उसके पीछे। किसके बाद में, सुख को भूलकर प्रक्रिया में लिप्त होना सुख प्राप्त करवाता है। समलैंगिक विवाह में प्रशासनिक कठिनाई भी तो आ सकती है कि दोनों में से किसी स्त्री के आरक्षण का लाभ दें। तो दो पुरुष पुरुष विवाह करेंगे, उनको स्त्री क्यों बनाना चाहते? पश्चिमी देश उपभोक्तावादी सुख पर टिके हैं, ये बात सीखोगे जब गांधी पढ़ोगे तब कि पश्चिमी मुल्क किस पर टिके हैं। और किसका फोन छीन लिया भाई आज? क्लास के किसी विद्यार्थी का फोन छीन लिया और बाकी लोगों ने प्रतिरोध नहीं किया, ऐसी एक शिकायत आई। चलो, जिनका फोन छीना है वो पुलिस में कंप्लेन करें, और अगर कुछ लोग वहां थे तो उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए था, अगर थे ही नहीं। चलिए, और इसकी आलोचना क्या होगी? एक इसकी आलोचना है कि हम नैतिक सिद्धांतों से चाहते हैं निर्णायक मार्गदर्शन, लेकिन किसी काम से उत्पन्न होने वाले परिणाम वो कई बार लगातार बदलते रहते हैं। जैसे जिस दिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ होगा दुनिया में, औद्योगिक क्रांति, मशीन आई होगी, सरप्लस प्रोडक्शन बढ़ा होगा, नवाचार शुरू हुआ होगा,
उस दिन परिणाम कैसा था इसका? अच्छा। कितने साल पहले हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? राय थोड़े पूछे यार, फैक्ट है। कब हुआ था? हाँ, अच्छा ठीक है, कभी हुआ था। जब हुआ था उससे सैकड़ों साल बीत गए। सैकड़ों साल बाद हमको पता चला कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से हमारे पर्यावरण को आज खतरा हो रहा है। जो हमने शुरुआत की थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसे क्या हो रहा है? परिणाम खराब आएगा। कब पता चला? 250-300 साल बाद, 3-3.5 साल बाद पता चलेगा कि परिणाम खराब आ रहा है। और तब क्या लग रहा था? परिणाम अच्छा आ रहा है। तो उसी एक कृत्य को जब तक पर्यावरणीय क्षरण शुरू नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हमारी दुनिया में औद्योगिक वस्तुएं इतनी बड़ी मात्रा में नहीं आई थी, तब तक हम कहते हैं कि परिणाम अच्छा है, और आज कहेंगे परिणाम बुरा है। और अगर वाकई क्रिटिकल टेम्परेचर जिसकी बात की जाती है उसको हम पार कर गए और महासागरों का जलस्तर बढ़ गया और समुद्र तटीय तमाम हमारे शहर डूब गए, तो हम कहेंगे ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत खराब था। इसका वही एक कार्य 100 साल का टाइम स्पेन लोगे अच्छा लगेगा, 300 साल का लोगे खराब लगेगा। तो कोई एक मानव जब गणना करे कि इसका परिणाम अच्छा आएगा कि खराब, तो कितनी देर गणना करे, कितने लंबे पीरियड को ले? सुखवाद इसका कोई जवाब नहीं दे पाता। इसका मतलब सुखवाद ये कहता है कि वो काम करो इसमें सुख मिले दुख घटे। फिर हम कैसे पता करें कि तात्कालिक सुख की दीर्घकालिक सुख? अगर केवल तात्कालिक सुख की बात करेंगे फिर तो शराब पीना भी नैतिक हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी सुख मिलता है। शराब ही क्यों, बाकी जितना और भी तरह का ड्रग्स है, एक्सटेसी वाला पियो तुरंत ट्रांस में पहुंच जाओ, सब नैतिक हो जाएगा। हर आदमी पीना चाहिए, चरस गांजा सबको लेना चाहिए फिर तो, क्योंकि सुख देता है। और आप कहेंगे नहीं तात्कालिक नहीं, दीर्घकालिक भी, क्योंकि तात्कालिक में तो फिर तमाम ऐसी चीजें भी सुख देने लगेंगी जो इमीडिएट प्लेजर देती हैं, लेकिन वो नैतिक नहीं है। और अगर आप कहेंगे नहीं दीर्घकालिक, तो क्या सवाल उठेगा? दीर्घकाल में कब तक? दीर्घकाल में आप कोई टाइम फ्रेम तय नहीं कर सकेंगे। तो हम क्या कहेंगे? सुखवाद के अनुसार कौन सा आचरण नैतिक है और कौन सा अनैतिक, इसका निश्चयात्मक तौर पर निर्णय नहीं हो सकता। और हमने नैतिक सिद्धांत किस लिए बनाए थे? कि हमको बताएं कि काम नैतिक है या अनैतिक, लेकिन ये तो नहीं बता सकता। ऐसे ही दुनिया में जिस दिन एंटीबायोटिक दवा खोजी गई, पेनिसिलिन, माना गया कि ये बहुत बड़ी चमत्कारी औषधि, और उसके बाद से लगातार हम एंटीबायोटिक दवाओं की सीरीज में जा रहे हैं, ओ सीरीज तक पहुंच गए। और एंटीबायोटिक दवाओं के बीच और बैक्टीरिया के बीच एक रेस चल रही है। जिस दिन बैक्टीरिया इस रेस में आगे निकल गया, ऐसा कोई ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आ गया जो आपकी आज तक की ढूंढी गई किसी एंटीबायोटिक से भी खत्म नहीं होगा, हो सकता है उस दिन एंटीबायोटिक दवा की डिस्कवरी क्या हो, पूरी मानव जाति के विनाश का कारण बन जाए। तो आप क्या कहेंगे? कि अनैतिक कृत्य था, क्योंकि इसका परिणाम खतरनाक है। तो सुखवाद की आलोचना करने वाले लोग कहते हैं कि सुखवाद को मानने में समस्या यह है कि यह किसी भी नैतिक आचरण के संदर्भ में कोई निर्णायक उत्तर नहीं देता। जो इसके उत्तर हो कैसे हो? संभाव्य किस्म के हैं कि 100 साल में, 50 साल में टाइमलाइन लोगे तो नैतिक होगा, 50 साल के बाद टाइमलाइन बढ़ाओगे तो अनैतिक होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से सुखवाद को हम कहते हैं कि ये नैतिकता के संदर्भ में व्यक्ति की इस मांग को पूरा नहीं कर पाता कि हमको बताइए कि कौन सा काम नैतिक है और कौन सा अनैतिक। ये क्या कहता है? इतने समय में नैतिक रहेगा, इसके बाद अनैतिक हो सकता है, और उसके बहुत बाद तो हो सकता है अनैतिक ही हो जाए। जैसे हम अभी से कहना शुरू कर चुके हैं
कि अगर हमने विकास की रफ्तार को धीमा नहीं किया तो 2100 तक जलस्तर यहां आ सकता है। उसके बाद तो इसका आज विकास कर रहा है वो कैसा है, सुख दे रहा है। 2100 साल बाद, 2100 के बाद क्या होगा, कुछ जो समुद्र तटीय शहर है उनको दुख होगा, और उसके और बाद और लोगों को दुख हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब वही एक कार्य तुम किस समय देखोगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए देखोगे अनैतिक, अपने जीवन काल के लिए देखोगे नैतिक। इस तरह से एक ही कार्य में नैतिकता अनैतिकता दोनों मिक्स्ड हो गई। इसलिए भी हम कहते हैं कि सुखवाद एक सही सिद्धांत नहीं हो सकता, या हमारे नैतिक मार्गदर्शन का एक उपयुक्त सिद्धांत नहीं हो सकता। अब आप एक सवाल लिखेंगे, जो सवाल आपको पढ़ाया वही वाला, कौन सा, सुख क्या है। सुन लिया सवाल, सुनकर लिखना है तो ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। कब आया है, टू 2014 में। पहले का ए, सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, क्या आप सहमत हैं? आपके लिए सुख का क्या अर्थ है, उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए। 2014 का 1 का ए क्या हुआ, बंद हो गया, गर्मी लग रही। देखो भाई गर्मी लग रही। सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, क्या आप सहमत हैं? आपके लिए सुख का क्या अर्थ है, आपके लिए सुख का क्या अर्थ है, उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए। लिखो, लिख लिया? अच्छा ठीक है, तुम्हारा उत्तर सुनेंगे फिर।
लिख लिया। किसको लगता है कि उसने अच्छा उत्तर लिखा है और सुनाना चाहता है? तो तुमको अपना उत्तर खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है तो परीक्षक को कैसे अच्छा लगेगा? कितने लोगों ने लिख लिया है? लिख लिया? आगे तुम्हारा लिखा? बैठ के लिखा? कितनी लाइन लिखी है? 8-10 लाइन होगी ये तो। इसमें उदाहरण भी दिया है। उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कीजिए। उदाहरण दिया है? कौन सा उदाहरण दिया है? अच्छा, आपके लिए सुख का क्या अर्थ है इसका उदाहरण पूछा गया है ना। सबसे कॉर्नर में उधर लिखा भाई? अभी नहीं। कितना लिखा? 2-4 लाइन। क्यों नहीं लिख पाए? समझ में नहीं आया? सवाल नहीं तोड़ पाए? इस सवाल को कैसे लिखना चाहिए? क्या सोचा तुम्हारे दिमाग को? इसका आइडिया है? क्या आइडिया? मैंने कहा था कि सवाल जब भी आए उसको क्या करो, छोटे सवालों में। कौन सवालों में तोड़ा तुमने? बताओ कौन सवालों में तोड़ा? घबराओ नहीं। पहला सवाल तो यही बनाना चाहिए ना, सुख क्या होता है। फिर दूसरा सवाल बनाना चाहिए, सुखों में क्या भेद है, और उसके आधार बताना चाहिए तीसरे सवाल में कि अगर इन सुखों में गुणात्मक भेद होता हो तो फिर हमको ज्यादा गुणवत्ता वाले सुख को ही चयन करना चाहिए और उसी से जोड़ना चाहिए कि मेरे लिए भी सुख का यही आशय प्रमुख है। तो पहले सुख क्या है सवाल बनेगा, फिर सुखों में कौन कौन से भेद होते हैं दूसरा सवाल बनेगा, फिर तीसरा सुखों में जो भेद है उसका आधार केवल मात्रात्मक है या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। चौथा सवाल, अगर मुझे चुनना हो तो मैं मात्रा और गुणवत्ता में किसको तरजीह दूंगा। इससे किस सवाल का हल हो जाएगा? आपके लिए सुख का क्या मायने और उसका उदाहरण। फिर उसके बाद बचेगा क्या? फिर उसके बाद बचेगा कि सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं या नहीं। तो उसमें बताओगे कि तुम्हारे पास ऐसे उदाहरण हैं जिसमें मनुष्य सुख की आकांक्षा करके काम नहीं करते फिर भी नैतिक कहलाते। तो 4 सवाल 5 सवाल में तोड़ लेते। तो क्यों 4 लाइन क्यों लिख पाए? सुख क्या है जानते हो कि नहीं जानते हो? 2-3 लाइन लिख सकते हो, उस पर लिख सकते हो। सुख के प्रकार पर लिख सकते हो। सुखों में भेद के आधार पर कौन सा सुख तुमको चुनना चाहिए, इस पर 1-2 लाइन। तो ज्यादा हो गया, 7-8 लाइन तो यही हो गई। ठीक है, सवाल तोड़ो हमेशा, फिर उसके बाद लिखो। आसान सवाल है। सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, इससे सवाल शुरू हुआ है, लेकिन लिखना इससे नहीं चाहिए। इस सवाल में आपको शुरुआत करनी चाहिए, आपके लिए सुख का क्या मायने हैं, सुख क्या होता है, उसका उदाहरण दीजिए, और बाद में फिर उसी आधार पर कह दीजिए कि अगर सुखों के मानसिक और भौतिक दोनों प्रकारों को लिया जाए तो ज्यादातर मानव सुख की आकांक्षा करते हैं। दोनों को उदाहरण दे दो कि अमुक अमुक व्यक्तियों ने मानसिक सुख की, अमुक व्यक्तियों ने शारीरिक सुख की आकांक्षा की, इनका ज्यादा महत्व दिया। फिर उसके बाद कहो कि लेकिन इसके बावजूद
सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा करते हैं, इस अपवाद रहित सिद्धांत का समर्थन करना संभव नहीं है। और बताओ कि ऐसा क्यों? और उसका उत्तर यही होगा कि सुखवाद नाम का सिद्धांत कहता है कि परिणाम के रूप में सुख ज्ञात होने पर ही हम काम करेंगे। यदि प्रत्येक मनुष्य की आकांक्षा में सुख प्राप्ति का परिणाम पहले से शामिल होता है, जबकि हम पाते हैं कि अनेक नैतिक कहे जाने वाले व्यक्तियों की मनोविज्ञान में सुख प्राप्ति की आकांक्षा के बजाय किसी मूल्य या आदर्श को प्राप्त करने की आकांक्षा विद्यमान थी। और उसके 3-4 उदाहरण निम्नवत। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा नहीं करते। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिनमें बड़े समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, कुछ विचारक ऐसे हैं, कुछ कर्तव्यनिष्ठ ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं। अशोक खेमका मान लो, वो किस लिए काम करेगा? सुख के लिए काम करेगा, ड्यूटी के लिए? ड्यूटी के लिए। तो आप कहेंगे कि तमाम ऐसे हमारे पास उदाहरण हैं जिसमें ब्यूरोक्रेट्स ने, समाज सुधारकों ने, प्रशासकों ने, नेताओं ने सुख के बजाय आदर्श के लिए काम किया। जैसे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, उसमें कोई कहानी भी ऐसी भी डाल सकते हो। लाल बहादुर शास्त्री की बेटी की तबीयत खराब हुई, उन्होंने जेल से 12 दिन की पैरोल मांगी, छुट्टी मिल गई, अपने घर की तरफ चले। जब घर पहुंचने ही वाले थे उससे पहले उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। वहां पहुंचे तो पता चला कि बेटी की मृत्यु हो गई, उससे मिलने आए थे। अब लोगों ने कहा कि इसका अंतिम संस्कार 12-13 दिन बाद होगा, छुट्टी है ही है 12 दिन, रुक जाओ। उन्होंने कहा मैंने जब पैरोल मांगी थी तो ये नहीं लिखा था कि मैं बेटी के अंतिम संस्कार के लिए जा रहा, मैंने ये लिखा था कि मैं उसको बीमार है देखने जा रहा हूं। तो मृत्यु का कारण चूंकि मैंने नहीं बताया था, फोन वोन नहीं होता था तब कि जेल को इसकी सूचना भेजी जा सके, इसलिए उन्होंने कहा कि इसके लिए तो दोबारा अनुमति लेनी पड़ेगी। तो अगर वो कारण खत्म हो गया जिस कारण से मैंने छुट्टी मांगी थी, तो अपने पैरोल के 9 दिन बचे रहने पर ही वापस जेल लौट आए। इससे क्या हुआ उनको? इससे उनको मानसिक पीड़ा हुई, कष्ट हुआ, लेकिन उन्होंने एक मूल्य को, किस मूल्य को? सत्य के मूल्य को, प्रॉमिस के मूल्य को ज्यादा महत्व दिया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा नहीं करते। तो आपको कुछ उदाहरण बनाने पड़ेंगे। तो पहले इस सवाल को कैसे लिखना था? शुरुआत इससे करनी थी कि सुख एक अनुभूति है जो हमारी शारीरिक मानसिक इच्छाओं की पूर्ति से उत्पन्न होती है। चूंकि शारीरिक और इसके बाद कहते कि इन्हीं शारीरिक और मानसिक इच्छाओं के पूर्ति से उत्पन्न होने के आधार पर सुखों को 2 वर्गों में बांटा गया है। या इसकी बजाय यह कह देते कि उपर्युक्त सुखों को मात्रात्मक और गुणात्मक भेद के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक वर्ग वो जो मानते हैं सुखों में केवल मात्रात्मक भेद है, स्थूल सुखवादी कहलाते हैं, और दूसरा जो मानते हैं सुखों में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों भेद है, और मानसिक सुख गुणवत्ता में शारीरिक सुखों से श्रेष्ठ होते हैं। इसको परिष्कृत सुखवाद कहा जाता है। आप कहते कि मैं अपने लिए इसी परिष्कृत सुखवाद के सुखों का समर्थन करूंगा, और उसके समर्थन में क्या दे देते? 2-3 तर्क कह देते। इसके आधार निम्नवत हैं, क्योंकि मानसिक सुख समावेशी हैं, दीर्घकालिक हैं ना। इन्हीं सुखों को गौतम बुद्ध ने, अंबेडकर ने, गांधी ने और तमाम महापुरुषों ने चुना, जिनको हम महापुरुष कहते हैं, श्रेष्ठ मानव कहते हैं। इस आधार पर मैं अपने लिए इस सुख का चयन करूंगा। दूसरा कहते कि चूंकि इन्हीं सुखों के साथ सेवा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, नैतिकता जैसे
महत्वपूर्ण आयामों की रक्षा की जा सकती है या महत्वपूर्ण मूल्यों की रक्षा की जा सकती है, इसलिए भी मैं इसी सुख का चयन करूंगा। ठीक है, और फिर बताते इसके बाद कि यद्यपि प्रायः मनुष्य सुखों को ध्यान में रखकर ही कार्य करते हैं, लेकिन अपवाद रहित तरीके से यह कहना संभव नहीं है कि केवल सुख ही मानवीय आकांक्षा या मानवीय मनोविज्ञान की एकमात्र वस्तु है, वांछनीय वस्तु। और नीचे देते इसके अपवाद स्वतंत्रता संग्राम से, महापुरुषों के जीवन से, समाज सुधारकों से, और कह देते इस रूप में निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा नहीं करते। आपका उत्तर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस उत्तर में जो बात आपको महत्वपूर्ण तरीके से बतानी है, जिससे आपका एप्टीट्यूड चेक होगा कि आपके सिलेबस में क्या है, सत्यनिष्ठा है, निष्पक्षता है, गैर तरफदारी है, तो आपको उत्तर में कहीं ना कहीं ले आना चाहिए कि मैं सुख का चयन, मानसिक सुख का चयन इसलिए करूंगा क्योंकि यही सत्यनिष्ठा के साथ, निष्पक्षता के साथ, अमुक अमुक प्रकार के नैतिक मूल्यों के साथ संगत है, इसलिए मैं सुख को तरजीह दूंगा। दूसरा तर्क आपने मिल वाला दे ही दिया कि इसमें साझेदारी का भाव है, समावेशन है, दीर्घ जीविता है, और यही सुख श्रेष्ठ लोगों द्वारा वरीयता देकर चुना गया है, इसलिए मैं इसी सुख को अपने लिए सुख का महत्वपूर्ण मायने मानूंगा। आप इस सवाल में यह भी कह सकते थे कि मैं अपने सुखों में बहुत सारे सुखों को सुख का मायने मानता हूं, लेकिन इनमें सभी प्रकार के सुखों में मानसिक सुखों को अन्य सुखों की तुलना में तरजीह दूंगा। तो ये नहीं कहोगे कि हम बाकी सुख नहीं मानेंगे, कहोगे मेरा सुखों से या मेरे लिए सुख का आशय भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक सब है, लेकिन इनमें से मानसिक सुखों को मैं भौतिक सुखों के ऊपर तरजीह दूंगा, जिसके कारण निम्नवत है। इस तरीके से उस उत्तर को लिखना था। तो शुरुआत कर लो सुख क्या है उसको बताने से, और बाद में उसी सुख से मात्रात्मक और गुणात्मक भेद की बात करते हुए कह दो कि गुणवत्ता वाले सुख को मात्रा वाले सुख पर तरजीह दी जानी चाहिए। इसलिए मेरे लिए सुख का मायने तो बहुत है, सारे सुख है मेरे लिए सुख का मायने, लेकिन उनमें से वरीयता देने पर मैं हमेशा ज्यादा गुणवत्ता वाले मानसिक सुखों को ही अपने लिए सुख का मायने स्वीकार करूंगा। चाहते तो यहां लिखो, एक ही उत्तर अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। वहां जैसे लिखते कि क्योंकि एक संतुष्ट मनुष्य की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना ज्यादा बेहतर। जेएस मिल ना, मनुष्य के केवल भौतिक कल्याण से उसका सर्वांगीण कल्याण नहीं हो सकता, उसका मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण होना चाहिए। अंबेडकर, तो या तो अंबेडकर का कथन, मिल का कथन, किसी का कथन वहां डालते और कहते इसलिए सुखों में अमुक प्रकार के भेद को मानने के कारण मैं मानता हूं कि मानसिक सुखों को मनुष्य होने के नाते हमको तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि बाकी सुखों में उन सुखों का उपभोग पशु और मनुष्य दोनों कर सकते हैं। मनुष्य का हमारा विचार जो पशुओं से हमको अलग करता है वो मानसिक सुखों की दुनिया के कारण है, जिसमें साहित्य, कला, संगीत इत्यादि शामिल। इसी में दूसरा आर्गुमेंट बना सकते थे कि हमारी पूरी दुनिया का जो विकास हुआ किसका विकास है, वो विकास है कला का, संगीत का, साहित्य का, शासन प्रणालियों का, समानता समानता और न्याय का, संवैधानिक आदर्शों का, और ये सारे मानसिक सुखों के आइडिया हैं। इसलिए मैं मानसिक सुखों को तरजीह दूंगा। तो इसी उत्तर को क्यों तुम तरजीह दोगे, उसके स्टेटमेंट से समर्थन करके उस बात को लिख सकते हो। दुनिया के विकास में तुम कैसे अलग अलग आयामों की बात करते हो उसको लिख सकते हो। मिल का वो आर्ग्यूमेंट बताते हुए लिख सकते हो कि समावेशी ज्यादा है, यही दीर्घजीवी ज्यादा है। तो ये तर्क क्या दोगे तुम, वो अपने तरीके से चुन सकते हो, और फिर तुमको जो तर्क दोगे उसके साथ कोई उदाहरण भी बता देना चाहिए। ये उस उत्तर का मोटा मोटा स्वरूप होगा। अब अगली विचारधारा पर जाने से पहले आपका क्या इतना बड़ा सा, अच्छा प्रश्न ही भेज दिया सीधे।
उत्तर ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ इस बात का उत्तर दिया गया है कि सुखों की अपेक्षा हम मूल्यों को वरीयता देने वाले मनुष्यों को भी पाते हैं, इसलिए सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा नहीं करते। इसमें यह नहीं बताया गया कि आपके लिए सुख क्या है, तो जिसका उत्तर है उसमें आधा उत्तर है। आपके लिए सुख का क्या मायने है, यह उत्तर इसमें शामिल नहीं है। क्या एथिक्स के उत्तर में पैराग्राफ फॉर्म में लिखना अनिवार्य है? पावर पॉइंट व्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा कि तुम पॉइंट्स के फॉर्म में लिखो। बार बार ये बात बताई है, क्यों? क्योंकि इससे भाषा की जरूरत कम पड़ती है, कनेक्टिंग वर्ड्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अंतर संबंध बन रहा कि नहीं बन रहा इसको देखने की जरूरत, हर बात एक स्वायत्त बात होती है, हर तर्क हर लाइन में नए पॉइंट में एक नई चीज शुरू कर सकते हो, जबकि पैराग्राफ में लिखते समय हमको कनेक्शन बनाना पड़ता है, फ्लो बनाना पड़ता है। तो अगर आपकी राइटिंग स्किल बहुत डेवलप नहीं है तो आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना चाहिए। अगर आपने डेवलप कर लिया है तो आप पैराग्राफ या पॉइंट दोनों में से किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। कुंभकर्ण विभीषण में क्या अंतर था, इस सवाल का क्या मतलब है? बेंथम ने उपयोगिता का सिद्धांत अर्थशास्त्र में क्यों लागू करना चाहते थे? इसका भी अभी कोई खास महत्व नहीं है। ठीक है, और सवाल जो आपके आए वो मैंने देख ही लिया था पहले, कोई खास सवाल नहीं। अब जिस विचारधारा पर हम जाएंगे के बारे में सामान्य बात बता दे रहा हूं। वो विचारधारा इस वर्ग की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है। कौन से वर्ग की? परिणाम सापेक्षतावाद। इसको ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं मैं, इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा कि इसमें या तो सुखवाद के एप्लीकेशन आएंगे या उसी से जुड़े हुए कुछ एप्लीकेशन होंगे जो आप खुद से ही पढ़ के समझ सकते हैं। मैं सिर्फ ये बताता हूं कि देखो, सुखवाद की एक आलोचना है जिसके कारण उपयोगितावाद का जन्म हुआ। उस आलोचना को हम लोगों ने सुखवाद में पढ़ा नहीं था। कौन सी आलोचना है? मान लो तुम सुखवादी हो और तुम एक काम करते हो जिससे तुमको सुख मिल रहा है, लेकिन उसी काम से एक व्यक्ति बी को दुख मिल रहा है। बी कह रहा है कि काम अनैतिक है क्योंकि ये काम तुम्हारा मेरे लिए दुख उत्पन्न कर रहा है, और मैं कह रहा हूं, मैं ए हूं, मैं कह रहा हूं कि ये काम नैतिक है क्योंकि इससे मुझे सुख मिल रहा है। तुम ना ए हो ना बी हो, तुम सी हो। तुमसे पूछ लिया गया कि बताओ इस काम को नैतिक मानोगे या अनैतिक। सिखाया यह गया तुमको कि जिस काम से सुख मिले वो नैतिक, जिस काम से दुख उत्पन्न हो वो, लेकिन तुम क्या पा रहे हो? एक ही काम से सुख और दुख दोनों उत्पन्न हो रहे। ए के सापेक्ष देखते हो तो तुमको काम नैतिक लगता है, बी के सापेक्ष देखते हो तो तुमको अनैतिक लगता है, लेकिन तुम निर्णय नहीं बता पा रहे हो कि इस काम को अंततः क्या माने, नैतिक या अनैतिक। हमने पढ़ा था कि नैतिक सिद्धांत क्यों आए हैं? दुविधा का समाधान करने के लिए। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां दुविधा जो बन रही इसका समाधान नहीं हो रहा है। एक ही कार्य को बी के नजरिए से हम अनैतिक कह रहे हैं और ए के नजरिए से नैतिक कह रहे हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए कि अगर एक कार्य से अलग अलग समूहों को, अलग अलग समाजों को, अलग अलग व्यक्तियों को सुख भी मिल रहा हो और दुख भी, जैसे विस्थापन का उदाहरण, डिस्प्लेसमेंट। जब हम कोई बांध परियोजना बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, राजमार्ग बनाते हैं, तो बहुत लोग विस्थापित होते हैं। जो विस्थापित होने वाले लोग हैं उनको दुख हो रहा है, और जो उस रोड पर चलेंगे, उस बांध से जिनके खेतों में सिंचाई होगी, उनको सुख मिलेगा। तो हम क्या माने? हम मेधा पाटकर का तर्क सही माने जो कह रहे हैं कि बांध मत बनाओ, विस्थापन मत करो, या हम सरकार की बात माने कि विस्थापन करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत लोगों को पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई के लिए जल मिलेगा? किसको माने? इसका मतलब ऐसी समस्याओं का जहां अलग अलग खेमे, अलग अलग वर्ग, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग समाज, अलग अलग समूह एक ही कार्य को अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में नैतिक और अनैतिक दोनों बताते हैं, उनका समाधान
कैसे हो, इसी समस्या के समाधान के लिए एक विचारधारा आई जिसने कहा कि नैतिकता के निर्धारण में परिणाम सापेक्षतावादी वर्ग में हमको इस तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए दो गणनाएं करनी चाहिए। दो गणना, एक सुख कितने हैं और दुख कितने हैं इनकी गणना, और दूसरा सुखों और दुखों को प्राप्त करने वाले लोग कितने हैं। जिधर महत्तम लोगों का महत्तम सुख या महत्तम लाभ मिले उसको नैतिक कह देंगे, और जिधर कम लोगों का हानि हो रहा हो ना उसको भी नैतिक कह देंगे। इसका मतलब कम लोगों की हानि महत्तम लोगों के लाभ वाली गणना को ही नैतिक मान लेंगे। तो क्या होगा, ए के लिए काम नैतिक लग रहा था, बी के लिए अनैतिक लग रहा था, क्योंकि ए को सुख मिल रहा था और बी को दुख मिल रहा था। हम क्या करेंगे, हम इस सिद्धांत में जाएंगे तो देखेंगे जिस काम से बी को दुख मिल रहा है उस काम से और कितने लोगों को दुख मिलेगा जो अभी हमारे सामने आए नहीं है, लेकिन उस काम से उनको दुख मिल सकता है, मिलेगा। और फिर देख लेंगे ए से एक को जैसे सुख मिल रहा है उस तरह का सुख और कितने लोगों को मिलेगा। हमने पाया कि 17-18 लोग हैं जिनको सुख मिल रहा है और 24-25 लोग हैं जिनको दुख मिल रहा है, तो हम कह देंगे बी का मत सही है, यह काम अनैतिक है क्योंकि इससे महत्तम लोगों को दुख मिलेगा और न्यूनतम लोगों को सुख मिलेगा। इस तरीके से विस्थापन के मामले में हम देख लेंगे कि अगर विस्थापन जिनका किया जा रहा है उनकी जनसंख्या 500 है, 1000 है, 5000 है, और जो बांध बना के आप दावा कर रहे हैं उससे आप कह रहे हैं कि 5 लाख लोगों को जल की आपूर्ति होगी, अमुक 1000 या 5000 हेक्टेयर खेत की सिंचाई होगी, और इस तरीके से कुल जो लाभार्थी जनता है उसकी संख्या 10 से 15 लाख है और विस्थापित होने वाले लोग 5000 हैं, तो हम कहेंगे बांध बनाना नैतिक है। तो ऐसी समस्याएं जहां अलग अलग वर्ग, अलग अलग समाज, अलग अलग हितधारक एक ही कार्य के संदर्भ में परिणाम के आधार पर जिनके संदर्भ में बुरा परिणाम उत्पन्न हो रहा होता तो उसको अनैतिक कहते थे, और जिसके संदर्भ में अच्छा परिणाम उत्पन्न हो रहा होता तो उसको नैतिक कहते थे। और समस्या ये आती थी कि इसमें किस वर्ग की बात मानी जाए। इसी तरह के सुखवाद या लाभ की नैतिकता के समाधान के लिए या उसके निर्णायक उत्तर के लिए एक विचारधारा आई जिसने कहा नैतिकता का संबंध महत्तम लोगों के महत्तम सुख या लाभ से। इसी विचारधारा को उपयोगितावाद के नाम से जानते हैं। कितने भाग में बढ़ जाएगी ये? एक जो कहेंगे महत्तम लोगों का महत्तम लाभ और एक जो कहेंगे महत्तम लोगों का महत्तम सुख, तो ये विचारधारा दो भाग में बढ़ जाएगी। एक को कहेंगे सुख मूलक उपयोगितावाद, जो क्या मानेगा, सुखवाद को मानता है नैतिक, बस उसके साथ संख्या और महत्तम की गणना को जोड़ देता है। उसके लिहाज से सुखवाद ही नैतिक है, सुख ही नैतिक है। लेकिन जब दो लोगों के सुखों के बीच टकराव हो रहा, दो वर्गों के सुखों के बीच टकराव हो रहा है, तो हमको गणना पर जाना चाहिए। सुखों में भी गणना करनी चाहिए और लोगों में भी गणना करनी चाहिए। यह सुख मूलक उपयोगितावाद। दूसरे जो लोग मानते हैं नहीं, सुख हमेशा नैतिक नहीं होता। कई बार ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हुए लोगों को सुख नहीं मिलता, नेहरू विहार में कष्ट उठाते हैं। अगर सुख को ही नैतिक मानोगे तो फिर पढ़ाई लिखाई में सफल तो आईएएस में कम लोग होंगे, असफल ज्यादा लोग होंगे, तो फिर पढ़ाई अनैतिक होगी। तो वर्ग कहेगा कि नहीं, इस तरीके से केवल सुख को नैतिक नहीं माना जा सकता। किसको माना जा सकता है? महत्तम लोगों का महत्तम लाभ। महत्तम लोग अगर पढ़ाई लिखाई के लिए आ रहे हैं, भले उसमें सफल कुछ ही लोग होंगे, लेकिन जितने लोग पढ़ेंगे लाभ तो सबका कुछ ना कुछ जरूर होगा। इसलिए चूंकि पढ़ाई लिखाई, आईएएस की पढ़ाई लिखाई, आईएएस की तैयारी महत्तम लोगों को लाभ दे रही है, इसलिए इस तरह की पढ़ाई ज्यादातर लोग अगर कर रहे हैं तो नैतिक है। इसके बावजूद कि उसमें से सफल काफी कम लोग हो रहे हैं, इसका मतलब वो पढ़ाई लिखाई सुख में कन्वर्ट होगी, ये बात सबके लिए लागू नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद ये पढ़ाई नैतिक है क्योंकि ये कुछ ना कुछ लाभ करवा रही है। तो लाभ कैसा हो सकता है? कई बार गैर सुख मूलक भी हो सकता है। किसी राज्य के नागरिकों में सद्गुण का विकास हो रहा, महत्तम लोगों में सद्गुण का विकास हो रहा हो। कोई कानून हमने बनाया, उस कानून से सती प्रथा का अंत हो गया,
और सती प्रथा का अंत होने से उस समय समाज के जो पुरुष वर्ग थे उनके जीवन में पीड़ा आई, क्योंकि उनको लगा हमारी संस्कृति पे हमला बोला गया। ट्रिपल तलाक को सरकार ने खत्म कर दिया। मुस्लिम समाज को हो सकता है पीड़ा उत्पन्न हुई कि हमारे समाज में क्या किया, हस्तक्षेप किया। तो महत्तम लोगों को महत्तम सुख तो नहीं मिला, उनको दुख हुआ, लेकिन इससे राज्य में लैंगिक समानता वाला लाभ मजबूत हुआ। महत्तम स्त्रियों को ना क्या मिला, महत्तम लाभ मिला। तो दूसरा एक वर्ग है जो कहता है कि सुख, जो उपयोगितावाद है, उसका संबंध सुख से नहीं बल्कि लाभों से लिया जाना चाहिए। किसी चीज से अगर मैक्सिमम लोगों का लाभ हो रहा तो नैतिक, अगर लाभ नहीं हो रहा तो नैतिक। ऐसी नैतिकता जो इस तरह से गणना, मात्रा, इनके आधार पर परिणाम सापेक्षतावादी नजरिए से क्या नैतिक है क्या अनैतिक है इसका निर्धारण करती है, उसको हम उपयोगितावाद के नाम से जानते हैं। कल इसी उपयोगितावाद पर हम लोग कुछ सामान्य जानकारी जुटाएंगे।